चलिए, आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं इकोलॉजी का काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग क्या करेंगे कि सारे चैप्टर को कवर करेंगे, रोज़ एक एक करके हम लोग सभी क्लास 12 के चैप्टर को ख़त्म करेंगे। और ये एक वन शॉट है, वन शॉट में यानी पूरे चैप्टर को हम लोग इस सीरीज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। पूरे चैप्टर को हम लोग रिवाइज करते हुए और सभी को समझते हुए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लाइन बाय लाइन हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे इम्पॉर्टेंट, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इकोलॉजी चैप्टर है। यानी पूरे के पूरे अगर हम लोग बात करें तो पूरे के पूरे इकोलॉजी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पॉपुलेशन से, फिर पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, और लास्ट में पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल इशू के बारे में। तो ये चारों चैप्टर जो है यूनिट इकोलॉजी के, जो चारों चैप्टर है अगर हम लोग बात करें तो ये चारों के चारों चैप्टर जो होते हैं 13, 14, 15 और 16, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग इसको एक एक करके समझेंगे। और ये जो हम लोग इस वीडियो में जो चैप्टर कंप्लीट करेंगे वो एक ही साथ पूरे के पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। यानी इसको हम लोग स्प्लिट या ब्रेक नहीं करेंगे, अलग अलग लेक्चर में हम लोग सिंगल लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। और सिंगल लेक्चर रिकॉर्ड करने के दौरान हम लोग पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, वो 2 घंटे का हो या 3 घंटे का हो, सारा चैप्टर हम लोग सारा मतलब कि पूरे एनसीईआरटी बुक का लाइन बाय लाइन एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पॉपुलेशन के बारे में। ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पॉपुलेशन में सबसे पहला एक साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है रामदेव मिश्रा के बारे में। तो रामदेव मिश्रा को हम लोग क्या बोलते हैं? रामदेव मिश्रा को बोलते हैं फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। इनका जन्म जो हुआ था 1908 में और इनकी मृत्यु हो गई 1998 में। तो ये डाटा नहीं याद रखना है कि कब जन्म हुआ या कब मृत्यु हो गया, ये आता नहीं है। तो बेसिकली याद रखना है कि रामदेव मिश्रा क्या थे। तो रामदेव मिश्रा फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, यानी भारत में इकोलॉजी के पिता किसको बोलते हैं? रामदेव मिश्रा को। तो पहला लाइन जैसा कि स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, रामदेव मिश्रा इज रिवर एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, इसको टिक कर लीजिएगा बस। इस लाइन, इस पूरे पैराग्राफ में ये इंपॉर्टेंट है, रामदेव मिश्रा को हम लोग फादर ऑफ इकोलॉजी बोलते हैं भारत में। ठीक, इसके बाद इसके अलावा एक और लाइन ऐड करेंगे हम लोग, टर्म इकोसिस्टम वाज गिवन बाय टांसले। इकोसिस्टम टर्म को कौन दिया था? टांसले दिए थे। टर्म इकोसिस्टम वाज गिवन बाय, टर्म इकोसिस्टम वाज गिवन बाय टांसले, यानी टांसले जो थे एक साइंटिस्ट जिन्होंने, अगर हम लोग बात करें, एजी टांसले पूरा नाम था, टर्म इकोसिस्टम को उन्होंने दिया था, प्रपोज किया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? सबसे पहले देखते हैं हम लोग पहला लाइन जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो क्या दिया हुआ है कि सबसे पहला लाइन हम लोग एनसीईआरटी में अगर बात करें, चलिए क्या करें, सबसे पहले लाइन जो है एनसीईआरटी में ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पॉपुलेशन चैप्टर का अगर फर्स्ट लाइन अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला जो लाइन है वो दिया हुआ है कि आवर लिविंग वर्ल्ड इज फैसिनेटिंगली डाइवर्स एंड अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स। कि हम लोग जब भी कभी अपने लिविंग वर्ल्ड को देखते हैं, लिविंग वर्ल्ड को देखने का मतलब कि जब भी हम किसी पार्क में जाते हैं या जब भी हम किसी जू में जाते हैं या कहीं बाहर निकलते हैं तो हम लोग देखते हैं, या किसी हम लोग सपोज कीजिए किसी जंगल में गए तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर कि अलग अलग प्रकार के वहाँ पर विभिन्नताएं यानी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है जो हमें काफ़ी अट्रैक्ट करती है। जैसे कि अलग अलग प्रकार के बर्ड देखने को मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के इंसेक्ट देखने को मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के एनिमल्स देखने को मिलते हैं जो कि हमें काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं अपने डाइवर्सिटी से। डाइवर्सिटी मतलब कि अपने विभिन्नताएं से हमें क्या करते हैं? हमें काफ़ी आकर्षित करते हैं। ठीक, एंड अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स है, और साथ ही साथ इसके जटिलताओं को यानी इनके कॉम्प्लेक्सिटी को देखकर हम आश्चर्य होते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कि हम लोग देखते हैं कि कुछ इंसेक्ट जो होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं, कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो काफ़ी डरावने होते हैं, कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं अगर बात करें तो जो पहले वाले इंसेक्ट से अलग होते हैं। आ रहा बात समझने? तो हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है उनमें डाइवर्सिटी, अलग अलग प्रकार के डाइवर्सिटी देखने को मिलती है जो हमें अट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा उनके कॉम्प्लेक्सिटी को यानी उनके बनावट को, उनके रूपरेखा को देखकर हम लोग क्या होते हैं? हम लोग आश्चर्य भी करते हैं कि आखिर कैसे ये सब पॉसिबल हुआ, कि कैसे पॉसिबल हुआ कि कोई अगर इंसेक्ट का बात करें तो कोई इंसेक्ट जो है वो उसका फीचर अलग है और कोई दूसरे इंसेक्ट का फीचर अलग है।
या कोई इंसेक्ट जो है वो काफ़ी देखने में खूबसूरत है, कोई जो है काफ़ी स्कैरी है, डरावना है, तो आखिर ये पॉसिबल कैसे हुआ? वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। हम इन कॉम्प्लेक्सिटी को समझने की कोशिश करेंगे बाय इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसेस एट वेरियस लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। यानी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को एक एक करके अध्ययन करेंगे और इन सभी कॉम्प्लेक्सिटी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे पॉसिबल हो पाया ये सभी चीज़ें, यानी किस प्रकार से ये जितने भी हम लोग आज डाइवर्सिटी देखते हैं, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वो अगर बात करें तो पार्क में चले जाइए या अपने आसपास ये डाइवर्सिटी देखते हैं, तो ये पॉसिबल कैसे हो पाया, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। कब? जब हम लोग बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करेंगे। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में आता क्या क्या है, तो सबको मालूम है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का अगर बात करें तो हम लोग देखते हैं कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का शुरुआत होता है सबसे पहले मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स से क्या बनता है? मैक्रोमोलिक्यूल्स से सेल, सेल के मिलने से क्या बनता है? टिश्यू, टिश्यू के मिलने से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन के मिलने से बनता है ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के मिलने से बनता है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के मिलने से बनता है कम्युनिटी, कम्युनिटी के मिलने से बनता है इकोसिस्टम और इकोसिस्टम के मिलने से बनता है बायोम्स। आ रहा है बात समझ में? यहां पर हम टू द पॉइंट बात करेंगे, केवल एनसीईआरटी के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक? तो हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत सारे सेल जब मिलते हैं तो टिश्यू को बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन को बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अलग अलग हमारे बॉडी में ऑर्गन है और ऑर्गन से क्या बना है? ऑर्गेनिज्म बना है। ऑर्गेनिज्म के मिलने से यानी पॉपुलेशन बनता है, यानी हम लोग बोलेंगे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम टाइप ऑफ स्पेसीज प्रेजेंट इन अ डिफाइंड और स्पेसिफिक रीजन विच नोन एज पॉपुलेशन। आ रहा बात समझ? बहुत सारे अलग अलग स्पेसीज के पॉपुलेशन के मिलने से कम्युनिटी बनता है, बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटी से इकोसिस्टम और इकोसिस्टम से बायोम बनता है। आ रहा बात समझ में? फिर एनसीईआरटी में एक बात किया गया है कि एट एनी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी स्तर पर हम लोग देखते हैं दो तरह के प्रश्न को हम लोग पूछते हैं। यानी हम बोलने का मतलब क्या है कि एट एनी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम लोग बात करें बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी लेवल पर, ठीक, तो वी कैन आस्क टू टाइप ऑफ क्वेश्चन। एग्जाम्पल, तो हम लोग क्या देखते हैं कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को जब स्टडी करते हैं, हम लोग बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को जब स्टडी करते हैं, ठीक है, तो जब भी हम किसी बुलबुल को गाते हुए अर्ली मॉर्निंग सुनते हैं तो हमारे दिमाग में दो प्रकार के प्रश्न उठता है। पहला कि आखिर बुलबुल कैसे गाती होगी और बुलबुल क्यों गाती है। आखिर बुलबुल कैसे गाती है और बुलबुल क्यों गाती है, क्या कारण है कि बुलबुल जो है वो सिंग करती है अर्ली मॉर्निंग में। तो जो पहला प्रश्न है कि बुलबुल जो है वो कैसे गाती है, तो कैसे का मतलब क्या हुआ कि हम उसके पीछे के मैकेनिज्म को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो कैसे गाती कैसे। जैसे कि हम बोल रहे हैं तो हम कैसे बोलते हैं, तो ये क्या हुआ कि कैसे का मतलब हो गया कि कोई व्यक्ति जो है मेरे मैकेनिज्म को जानने की कोशिश कर रहा है कि हम किस प्रकार से बोल रहे हैं, मेरे बॉडी में क्या हो रहा होगा जिसके कारण साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक। तो इसी प्रकार से जब भी हम किसी बुलबुल को अर्ली मॉर्निंग गाते हुए सुनते हैं तो हमारे दिमाग में दो प्रकार के प्रश्न उठते हैं कि बुलबुल जो है वो कैसे गाती है और क्यों गाती है। तो पहला जो प्रश्न है वो उनके मैकेनिज्म को बताता है और दूसरा जो प्रश्न हम लोग करते हैं कि क्यों गाती है वो उसके सिग्निफिकेंस को बतलाता है। सिग्निफिकेंस का मतलब कि आखिर क्या कारण है कि गाती है अर्ली मॉर्निंग में, ठीक। तो हम लोग इसका उत्तर जब ढूंढते हैं तो हम लोग देखते हैं कि बर्ड जो होती है, पहला प्रश्न का जो उत्तर होगा कि कैसे गाती है, तो कैसे गाती है कि उनके जो वॉइस बॉक्स होते हैं, सबके पास वॉइस बॉक्स है, हमारे पास भी वॉइस बॉक्स होता है, लैरिंक्स जिसको बोलते हैं, ठीक। तो जो वॉइस बॉक्स है उसके ऑपरेशन के कारण, ऑपरेशन का मतलब कि काम करने के कारण उनमें साउंड प्रोड्यूस होता है। उनमें क्या होता है कि बोन होता है उनके वॉइस बॉक्स में जो वाइब्रेट करता है और वाइब्रेट करने के कारण साउंड प्रोड्यूस होता है। देखे भी होंगे आप लोग कि किसी अगर बात करें हम लोग तो गिटार में स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग जो वाइब्रेट करता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक। तो उसके बाद सेकंड जो प्रश्न था, सेकंड क्या प्रश्न था कि सेकंड प्रश्न था कि बर्ड क्यों गाती है, बुलबुल का क्या कारण है कि रोज अर्ली मॉर्निंग गाती है। तो हम लोग बोलेंगे कि बुलबुल जो होती है ब्रीडिंग सीजन में, अगर बात करें ब्रीडिंग सीजन में, वो अपने मेल पार्टनर को उससे कम्युनिकेट करती है, यानी बात करती है ब्रीड करने के लिए। आ रहा बात समझ में, ठीक। इसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, इसके अलावा उसके बाद हम लोग देखते हैं कि व्हेन यू ऑब्जर्व नेचर अराउंड यू, जब भी हम अपने आसपास के नेचर को ऑब्जर्व करते हैं साइंटिफिक फ्रेम ऑफ माइंड, यानी अपने वैज्ञानिकी दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक
दृष्टिकोण का मतलब कि कहने का मतलब सपोज कीजिए कि एक ग्लास वाटर है, ठीक, एक ग्लास वाटर, तो ये वाटर कैसे बना हुआ है, यानी कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, ये क्या हो गया वैज्ञानिकी दृष्टिकोण यानी साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। आ रहा बात समझ में। तो जब भी हम अपने आसपास के नेचर को ऑब्जर्व करते हैं साइंटिफिक फ्रेम ऑफ माइंड, साइंटिफिक फ्रेम ऑफ माइंड का मतलब कि किसी चीज को आप जब देखते हैं तो उसके पीछे के लॉजिक या रीजन जानने की जब कोशिश करते हैं तो इसको बोलते हैं साइंटिफिक फ्रेम ऑफ माइंड, ठीक। तो जब भी हम क्या करते हैं कि जब भी हम अपने आसपास को एनवायरनमेंट को देखते हैं साइंटिफिक फ्रेम ऑफ माइंड से, तो हमारे दिमाग में अलग अलग प्रकार के प्रश्न उठते हैं, जैसे कि हमेशा रात में खिलने वाला फ्लावर जो होता है व्हाइट ही क्यों होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा कि अगर व्हाइट नहीं होगा, दूसरा कोई कलर होगा फ्लावर का, तो वो इजीली विजिबल नहीं हो पाएंगे, तो इंसेक्ट वहां तक पहुंच नहीं पाएगा, और इंसेक्ट पहुंच नहीं पाएगा तो उनका पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। आ रहा बात समझने। तो जो अंधेरा में जो सबसे ज्यादा लाइट विजिबल होता है या जो कलर विजिबल होता है वो व्हाइट कलर होता है, इसलिए जनरली जो रात में खिलने वाला फ्लावर होता है उनका कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है। सेकंड प्रश्न हम लोग क्या देखते हैं कि हाउ डज द बी नो, किसी भी बी या मक्खी को कैसे मालूम चलता है कि कौन से फ्लावर के पास नेक्टर है और कौन से फ्लावर के पास नेक्टर नहीं है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि व्हाई डज द कैक्टस हैव सो मेनी थॉर्न्स, कैक्टस के पास क्यों इतने सारे थॉर्न होते हैं। तो कैक्टस अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके पास इतने सारे थॉर्न होते हैं ताकि उनको कोई हार्बीवोर आकर खा ना जाए। आ रहा बात में। दूसरा क्या कि वो अपने जो कैक्टस होते हैं उनमें जो थॉर्न होता है तो वो क्या करते हैं कि उनका जो स्टीम का मॉडिफिकेशन होता है ताकि वाटर का ट्रांसपीरेशन ना हो सके। हाउ डज द थिक स्प्यू रिकॉग्नाइज हर आउन मदर, कैसे एक छोटी सी चिक जो होती है, यानी अगर बात करें तो जो चूजा होता है वो अपनी माँ को पहचान पाती है। तो ये सब हम लोग जब भी अपने आसपास के नेचर को ऑब्जर्व करते हैं तो ये सब प्रश्न हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अब यहां से मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इकोलॉजी के बारे में, ठीक। तो इकोलॉजी क्या होता है, तो इकोलॉजी बायोलॉजी का वो ब्रांच होता है जहां पर हम लोग स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म के बीच होने वाले इंटरेक्शन के बारे में, या किसी ऑर्गेनिज्म का उसके फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसके एयर के साथ इंटरेक्शन, उसके लैंड के साथ इंटरेक्शन, उसके वाटर के साथ इंटरेक्शन, उसके सॉइल के साथ इंटरेक्शन के बारे में जब स्टडी करते हैं तो इसी ब्रांच को हम इकोलॉजी बोलते हैं। यानी इकोलॉजी का अगर बात करें तो इकोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ होने वाले इंटरेक्शन, जैसे कि सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल एक जंगल है, तो जंगल में एक शेर है और एक डियर है, ठीक। तो शेर क्या करता है, लायन डियर के साथ इंटरेक्ट करता है, लायन जो है डियर को खाने के लिए दौड़ता है और डियर अपनी जान को बचाने के लिए दौड़ता है। तो क्या कर रहे हैं यहां पर, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक। इसके अलावा वहां पर जंगल है तो जंगल में बहुत सारे एबायोटिक फैक्टर भी होंगे। एबायोटिक फैक्टर का मतलब कि जो नॉन लिविंग है, जैसा एयर, वाटर, लैंड, सॉइल, ये सब है, ठीक। तो उनका भी इफेक्ट देखने को मिलता होगा लायन के ऊपर। आ रहा बात समझने। तो जब लायन डियर के साथ इंटरेक्ट करता है तो यहां पर हम लोग ऑर्गेनिज्म के बीच इंटरेक्शन को देखते हैं। जब लायन सपोज कीजिए टेम्परेचर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, वाटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं कि किसी बायोटिक का एबायोटिक, या बोल सकते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म का फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन। आ रहा है बात समझ में, ठीक। तो इकोलॉजी में हम लोग दोनों चीज के बारे में स्टडी करते हैं। तो इकोलॉजी वो ब्रांच होता है बायोलॉजी का जिसमें हम स्टडी करते हैं दो ऑर्गेनिज्म या दो से अधिक ऑर्गेनिज्म के बीच होने वाले इंटरेक्शन के बारे में, या फिर किसी ऑर्गेनिज्म का उसके फिजिकल एनवायरनमेंट या एबायोटिक फैक्टर के साथ होने वाले इंटरेक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। इसी को बोलते हैं इकोलॉजी, ठीक। अब इकोलॉजी जो होता है वो अगर बात करें हम लोग तो इकोलॉजी जो होता है वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के 4 लेवल से जुड़ा हुआ होता है। पहला ऑर्गेनिज्म, दूसरा पॉपुलेशन, तीसरा कम्युनिटी और चौथा बायोम्स। आ रहा बात समझने। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है इकोलॉजी का, यानी इकोलॉजी जो होता है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में कहां से शुरू होता है, तो क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिज्म से। यानी बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोलॉजी होता है ऑर्गेनिज्म, ठीक। तो इकोलॉजी जो होता है पूरे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हम लोग जितना भी पढ़े उनमें 4 बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ होता है। कौन कौन, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और
बायोम। अगर कोई पूछेगा कि बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है इकोलॉजी का, तो क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिज्म। ठीक, आ रहा बात समझने? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन के लेवल पर इकोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म के लेवल पर हम लोग इकोलॉजी को डिस्कस करेंगे, और ऑर्गेनिज्म के लेवल पर जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग इसी चैप्टर में सेकंड पॉइंट हम लोग बात करेंगे, पॉपुलेशन के लेवल पर इकोलॉजी को हम लोग डिस्कस करेंगे। आ रहा बात समझ में? तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिज्म के लेवल पर इकोलॉजी। तो ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। देखिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म के लेवल पर जो इकोलॉजी होता है वो जुड़ा हुआ होता है फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी के साथ। कहने का मतलब है कि कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है, यदि उसको अपने हैबिटेट को छोड़कर एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में जाना है, सपोज कीजिए कि पहले वो रहता है फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर से उसको मूव करना है मेराइन या सी वाटर में, तो सी वाटर कैसा होता है? सॉल्टी होता है। तो एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में ट्रांसफर होना है तो सबसे पहले उसको अपने फिजियोलॉजी को चेंज करना होगा। फिजियोलॉजी का मतलब कि उसको वहां पर रहने के लायक बनना होगा, रिप्रोडक्शन करने के लायक बनना होगा, तब तो वो अपने एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में जा सकता है और जाकर सर्वाइव कर सकता है। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है कि इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्मिक लेवल, यानी ऑर्गेनिज्म के लेवल पर जो इकोलॉजी होता है वो जुड़ा हुआ होता है फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी के साथ। फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी का मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है तो उसको सबसे पहले अपने मूव करने से पहले फिजियोलॉजी को चेंज करना होगा, तभी तो वो नए हैबिटेट में सर्वाइव कर पाएगा। ठीक, तो इकोलॉजी जो ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर होता है वो जुड़ा हुआ होता है फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी के साथ, जो हमें ये बताता है कि किस प्रकार से अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने आप को अडेप्ट करते हैं अपने इन्वायरमेंट के लिए, ना कि केवल सर्वाइवल यानी ना कि केवल रहने के लिए, बल्कि रिप्रोडक्शन के लिए भी क्या करते हैं? अपने आप को उस इन्वायरमेंट में अडेप्ट करते हैं ताकि सर्वाइवल के साथ साथ रिप्रोडक्शन को भी कर सकें। अगर सपोज कीजिए कोई ऑर्गेनिज्म केवल सर्वाइव कर रहा है, रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो क्या आने वाले समय में उसका अस्तित्व देखने को मिलेगा? नहीं देखने को मिलेगा, उसका एग्जिस्टेंस जो है खत्म हो जाएगा, क्योंकि रिप्रोडक्शन ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसके कारण किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो एग्जिस्टेंस होता है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन बना हुआ रहता है। ठीक, तो कोई ऑर्गेनिज्म अगर किसी हैबिटेट में रह रहा है, किसी इन्वायरमेंट में रह रहा है, तो वो केवल ना कि रहने के लिहाज से बल्कि रिप्रोडक्शन के लिहाज से भी अपने आप को अडेप्ट करना होगा उसको। ठीक, चलिए उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कोई भी प्लैनेट है तो प्लैनेट क्या करता है कि सन के चारों ओर रोटेट करता है, इसके अलावा अपने एक्सिस पर भी झुका हुआ रहता है। तो अपने अक्ष पर देखते हैं हम लोग कि 11.2 डिग्री पर झुका हुआ रहता है। अगर फिजिक्स में बात करेंगे तो जो सीधी रेखा होती है, सीधी रेखा से 11.2 डिग्री का एक एक्सिस होता है, जिस पर क्या होता है? अर्थ जो है होता है हमारा टिल्टेड होता है, और जो हमारा प्लैनेट होता है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर का जो इंटेंसिटी होता है और ड्यूरेशन होता है उनमें वेरिएशन देखने को मिलता है, और वेरिएशन देखने के कारण अलग अलग सीजन देखने को मिलता है। जैसे कि हम लोग देखते भी हैं कि ठंड के दिन में ठंड क्यों लगती है? क्योंकि जो हमारा प्लैनेट होता है वो जब रोटेट कर रहा होता है तो हम सबको मालूम है कि जब जो हमारा ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल है। ठीक, तो जब वो मूव कर रहा होता है तो ठंड के दिन में जो हमारा प्लैनेट है वो सूर्य से दूर चला जाता है। आ रहा बात समझ? तो दूर चले जाने के कारण क्या होता है कि हीट उतना ज़्यादा नहीं पहुंच पाता हमारे प्लैनेट तक। आ रहा बात समझ में? जबकि गर्मी के दिन में क्या होता है कि जो हमारा प्लैनेट होता है वो सन के पास होता है, नज़दीक होता है। आ रहा बात समझ में? ठीक, तो हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा जो प्लैनेट होता है एक तो झुका हुआ होता है अपने अक्ष पे, एक्सिस पे, और दूसरा क्या होता है कि वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, और चारों ओर चक्कर लगाने के दौरान हम लोग देखते हैं कि हमें वेरिएशन देखने को मिलता है टेम्परेचर के इंटेंसिटी और ड्यूरेशन में। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ठंड के दिन में जल्दी समय शाम हो जाता है, सुबह लेट से होता है, गर्मी के दिन में सुबह जल्दी हो जाता है और शाम लेट से होता है। ठीक, तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं? एक तो टेम्परेचर के इंटेंसिटी में चेंजेस देखने को मिल रहा है प्लैनेट के रोटेट करने के कारण सन के चारों ओर। इंटेंसिटी मतलब कि गर्मी के दिन में अधिक गर्मी का होना, टेम्परेचर अधिक होना, ठंड के दिन में कम टेम्परेचर होना। दूसरा हम लोग क्या देख रहे हैं? दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि जो ड्यूरेशन होता है
ड्यूरेशन वो भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं कि ठंड के दिन में अगर बात करें तो ठंड के दिन में ड्यूरेशन जो होता है वो, अगर ठंड के दिन का बात करें तो ठंड के दिन में जो ड्यूरेशन होता है मतलब डे टाइम जो होता है वो शॉर्ट होता है और नाइट टाइम का अगर बात करें तो वो बड़ा होता है। ठीक, वही अगर बात करें गर्मी के दिन में तो रात जो होता है छोटा होता है और दिन जो होता है बड़ा होता है। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण प्लैनेट के हम लोग देखते हैं कि इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर में वेरिएशन देखने को मिलता है, जिसके कारण अलग अलग सीजन हम लोग देखते हैं। आ रहा बात समझ में, अलग अलग सीजन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, इसके अलावा देखते हैं कि जो एनुअल वेरिएशन देखने को मिलता है प्रेसिपिटेशन में दोनों ही आता है, रेनफॉल भी आता है, स्नोफॉल भी आता है। ठीक, तो जो एनुअल वेरिएशन भी देखने को मिलता है जो प्रेसिपिटेशन में, ठीक, तो ये दोनों मिलकर कौन कौन, एक तो एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन, दूसरा कौन, एनुअल वेरिएशन इन टेम्परेचर, एनुअल वेरिएशन इन इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर, ये दोनों मिलकर ही बायोम्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो कोई पूछेगा कि बायोम्स के फॉर्मेशन के लिए दो इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन कौन से हैं, तो क्या बोलेंगे कि एक तो बोलेंगे कि एनुअल वेरिएशन इन इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर, और दूसरा क्या बोलेंगे, दूसरा हम लोग बोलेंगे कि एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन। आ रहा बात समझ में, तो एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन एंड एनुअल वेरिएशन इन इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर, ये दोनों के मिलने के कारण मेजर बायोम्स का फॉर्मेशन होता है। आ रहा बात समझ में, मेजर बायोम्स कौन कौन, तो जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया, टेम्परेट फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, आर्टिक एंड अल्पाइन टुंड्रा हो गया, कॉनिफेरस फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया, ये सब कुछ मेजर बायोम है। जैसे कि हम लोग के बुक में 6 मेजर बायोम का पिक्चर दिखाया गया है। ठीक, तो सबसे पहला देखते हैं हम लोग, एक तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का दिखाया गया है, दूसरा मेजर बायोम है टेम्परेट फॉरेस्ट का। अच्छा, ये मेजर बायोम बने कैसे हैं, तो ये मेजर बायोम्स जो है वो बने हुए हैं हमारे इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर के वेरिएशन के प्लस बात करें तो एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन, दोनों के मिलने के द्वारा। आ रहा बात समझ में, जैसे कि देखिए डेजर्ट में क्या होता है, एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन का अगर बात करें तो डेजर्ट में प्रेसिपिटेशन यानी वर्षा कम होता है, टेम्परेचर हाई होता है। तो डेजर्ट जो बना हुआ है वो कैसे बना हुआ है, डेजर्ट जो है बना हुआ है कि वहां पे भैया बारिश कम होती है, टेम्परेचर अधिक होता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बात कर लीजिए तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बारिश भी अधिक होती है, टेम्परेचर भी अधिक होता है। तो कोई ना कोई जो मेजर बायोम्स है उसका जो मेन फैक्टर है, मेन फैक्टर कहने का मतलब कि वो जो बायोम्स जो बने हुए हैं वो दो कारण से बने हुए, एक तो वहां का टेम्परेचर और दूसरा वहां का एनुअल प्रेसिपिटेशन। आ रहा बात समझ में, ध्यान रखिएगा एनुअल प्रेसिपिटेशन में स्नोफॉल भी आएगा, केवल रेनफॉल ही नहीं स्नोफॉल भी। जैसे कि आर्टिक और अल्पाइन टुंड्रा में क्या होता है, यहां पर बर्फ देखने को मिलते हैं। ठीक, चलिए तो 6 मेजर बायोम्स दिए हुए हैं। ये मेजर बायोम बनते कैसे हैं, तो ये मेजर बायोम्स जो है वो बनते हैं अगर बात करें तो एक तो एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन के द्वारा, दूसरा एनुअल वेरिएशन इन इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर में टेम्परेचर के इंटेंसिटी और ड्यूरेशन में होने वाले वेरिएशन के द्वारा, और दूसरा प्रेसिपिटेशन में होने वाले वेरिएशन के द्वारा ये मेजर बायोम्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक, चलिए सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है, तो सबसे अधिक बारिश होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। देख सकते हैं ग्राफ में दिखाया गया 400 सेंटीमीटर रेनफॉल यहाँ पर होता है, तो ये सबसे ज्यादा बारिश होती है। सबसे कम बारिश कहाँ होता है, डेजर्ट में होता है। ठीक, तो ये दो क्वेश्चन याद रखना है। ठीक, तो सबसे कम वर्षा होता है डेजर्ट में, सबसे अधिक टेम्परेचर और सबसे कम बारिश। ठीक, सबसे उसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। देखो तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में सबसे अधिक बारिश होता है, जबकि डेजर्ट में सबसे कम बारिश होता है और सबसे अधिक टेम्परेचर। आ रहा है बात समझ में। ठीक, चलिए उसके बाद देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि मेजर बायोम्स में भी क्या होते हैं कि रीजन और लोकल लेवल पर वेरिएशन देखने को मिलते हैं। मेजर बायोम्स में भी क्या होते हैं कि रीजन और लोकल लेवल पर वेरिएशन देखने को कारण अलग अलग प्रकार के हैबिटेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक, जैसे कुछ मेजर बायोम्स जो है दिखा रखा है ऊपर में हम लोग देखे थे,
ठीक। तो जब मेजर बायोम्स में रीजन और लोकल लेवल पर वेरिएशन देखने को मिलेगा तो इसके कारण अलग अलग हैबिटेट का क्या होगा, अलग अलग हैबिटेट का फॉर्मेशन होगा। जो लाइफ होते हैं वो ना कि केवल फेवरेबल हैबिटेट में सर्वाइव करते हैं बल्कि फेवरेबल के साथ साथ एक्सट्रीम और हार्श हैबिटेट में भी हमें लाइफ देखने को मिलता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बैक्टीरिया जो होता है वो सभी जगह प्रेजेंट होता है, चाहे आप काफी खौलते हुए पानी में देख ले या अगर बात करें तो बर्फ के सिल्ली में देख ले, तो सभी जगह बैक्टीरिया देखने को मिलता है। तो वही लाइफ जो होता है वो केवल ना कि केवल कुछ फेवरेबल हैबिटेट में देखने को मिलता है बल्कि लाइफ जो होता है वो फेवरेबल हैबिटेट के साथ साथ एक्सट्रीम और एडवर्स कंडीशन में भी देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल स्कॉर्चिंग राजस्थान डेजर्ट यानी तपता हुआ राजस्थान की डेजर्ट, रेन सोक मेघालय फॉरेस्ट, डीप ओशियन ट्रेंचेस यानी ओशियन के काफी गहराई में, टोरेंशियल स्ट्रीम, परमाफ्रॉस्ट स्नो लेडन यानी पोलर रीजन में जो बर्फ होता है उन बर्फ के बीच में, हाई माउंटेन टॉप काफ़ी ऊंचाई पर। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि कुछ पीट्स जो होते हैं कंपोस्ट पीट यानी मल में भी देखने को मिलता है। यहाँ तक कि हम लोग देखते हैं कि लाइफ जो होता है वो सर्वाइव करता है हमारे इंटेस्टाइन के भी अंदर। हमारा जो इंटेस्टाइन होता है वो एक यूनिक हैबिटेट होता है। यूनिक हैबिटेट कहने का मतलब कि एक विशेष प्रकार का हैबिटेट होता है जिसमें 100 ऑफ स्पेसीज ऑफ माइक्रोब्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इवन आवर इंटेस्टाइन इज अ यूनिक हैबिटेट फॉर 100 ऑफ स्पेसीज ऑफ माइक्रोब्स सर्वाइव, जहाँ पर 100 ऑफ स्पेसीज माइक्रोब्स के सर्वाइव करते हैं हमारे इंटेस्टाइन में। तो इस डाटा को टिक कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब देखते हैं कि वो कौन कौन से की एलिमेंट हैं। ठीक, वो कौन कौन से की एलिमेंट है जिसके कारण किसी भी हैबिटेट का फिजिकल और केमिकल कंडीशन जो होता है वो अलग अलग देखने को मिलता है। आ रहा बात समझ में? जैसे कि हम लोग क्या देखते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग अगर बात करें तो डेजर्ट के बारे में, तो देखते हैं कि डेजर्ट में गर्मी अधिक पड़ता है, वाटर की स्कार्सिटी होती है, वहाँ पर सॉइल कैसा होता है, सैंडी सॉइल होता है। ठीक, तो वही हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन से की एलिमेंट हैं जो कि किसी भी जिसके कारण किसी भी हैबिटेट का फिजिकल और केमिकल कंडीशन में वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक, यानी कहने का मतलब कि एक हैबिटेट दूसरे हैबिटेट से किस किस चीज़ में डिफर करता है। जैसे कि सपोज कीजिए अगर बात करें हम लोग, तो हम लोग एक लेते हैं सॉइल राजस्थान का, एक लेते हैं बिहार का। तो सपोज कीजिए राजस्थान में डेजर्ट देखने को मिलेगा, वाटर की स्कार्सिटी होगी, जबकि बिहार में ऐसा नहीं होगा, स्कार्सिटी डेजर्ट एरिया नहीं है, वाटर की कमी नहीं है। यहाँ पर सॉइल जो का सैंडी सॉइल होगा, यहाँ पर सॉइल जो होगा वो नॉर्मल सॉइल होगा, आपका ब्लैक लोमी सॉइल जो भी बोल सकते हैं। ठीक, यहाँ पर वही एनिमल सर्वाइव कर सकते हैं जो कि उस रीजन में उस प्लांट को खाते होंगे, यहाँ पर वो एनिमल सर्वाइव करते होंगे जो यहाँ के प्लांट को खाते हैं। ठीक, आ रहा बात समझे? यहाँ पर गर्मी अधिक पड़ता होगा, लाइट अधिक होता है, यहाँ पर लाइट या टेम्परेचर कम होता है। तो वही बोला गया कि वो कौन कौन से की एलिमेंट है जिसके कारण कोई भी हैबिटेट जो होते हैं, कोई भी हैबिटेट होते हैं, अलग अलग हैबिटेट के जो फिजिकल और केमिकल कंडीशन होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो 4 की एलिमेंट होते हैं, टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल। आ रहा बात समझ? यानी जो भी हैबिटेट होते हैं, अलग अलग हैबिटेट, वो एक दूसरे से फिजिकल और केमिकल कंडीशन में डिफर करते हैं। किस किस चीज़ में? तो एक टेम्परेचर, वाटर, लाइट और सॉइल। ठीक, चलिए जैसे कि अगर कोई हैबिटेट है तो हैबिटेट होने के लिए क्या क्या चाहिए? तो हैबिटेट जैसे कि मेरे आसपास जैसे हम हैं, ठीक, तो हम लोग उस रीजन को हैबिटेट बोलेंगे जहां पर बायोटिक तो हो, बायोटिक के साथ साथ ए बायोटिक भी कंपोनेंट देखने को मिले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हैबिटेट बोलेंगे। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करेंगे तो एक टाइगर है, ठीक, और टाइगर किसी जंगल में है जहां किसी भी ऑर्गेनिज्म है ही नहीं, केवल प्लांट है, सॉरी प्लांट भी नहीं है, अगर बात करें तो केवल क्या है? लाइट है, टेम्परेचर है, एयर है, वाटर है, सॉइल है। तो इसको क्या हैबिटेट बोलेंगे? नहीं। हैबिटेट होने के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट होने के लिए बायोटिक के साथ साथ ए बायोटिक कंपोनेंट का भी होना जरूरी है। यानी बोलेंगे कि हैबिटेट वो रीजन होता है जहां पर बायोटिक के साथ साथ ए बायोटिक कंपोनेंट या ए बायोटिक के साथ साथ बायोटिक कंपोनेंट भी प्रेजेंट होना चाहिए। आ रहा बात समझ में?
ठीक है, तो केवल बायोटिक या केवल एबायोटिक कंपोनेंट को हम लोग हैबिटेट नहीं बोल सकते हैं। आ रहा बात समझ में? तो वही लिखा हुआ है कि एबायोटिक कंपोनेंट अलोन डू नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो हैबिटेट होता है उसमें केवल एबायोटिक कंपोनेंट होने से उसको हम लोग हैबिटेट नहीं बोल सकते हैं। हैबिटेट होने के लिए एबायोटिक के साथ साथ बायोटिक कंपोनेंट का भी होना जरूरी है। आ रहा बात समझ में? ठीक है, जैसे कि बायोटिक में क्या क्या होते हैं, तो पैथोजेन, पैरासाइट, प्रीडेटर एंड कॉम्पिटिटर, ये 4 बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। आ रहा बात समझ में? ठीक, चलिए उसके बाद फिर हम लोग क्या देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता गया ऑर्गेनिज्म जो थे उनमें नेचुरल सिलेक्शन हुआ। यानी नेचुरल सिलेक्शन का मतलब कि जो उस एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट किया वो सर्वाइव किया, जो अडेप्ट नहीं कर पाया वो वैनिश्ड हो गया। वैनिश्ड मतलब साफ हो गया, खत्म हो गया। आ रहा बात समझ में? तो समय के साथ साथ क्या होता है, ऑर्गेनिज्म में नेचुरल सिलेक्शन होता है, जहां पर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने अडेप्टेशन को और भी नेचुरल सिलेक्शन के दौरान क्या करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने अडेप्टेशन को और भी बेहतर बनाते हैं सर्वाइवल के लिए और अपने हैबिटेट में रिप्रोडक्शन के लिए। जो बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को बदलेगा वही क्या करेगा, वही आगे सरवाइव कर पाएगा। जो अपने आप को नहीं बदल पाएगा तो वो क्या करेगा, या तो वैनिस्ड हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब कि वो आगे उसका अस्तित्व देखने को नहीं मिलेगा, वो वैनिस्ड हो जाएगा। ठीक, तो वही बोला गया कि समय के साथ साथ क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म में नेचुरल सिलेक्शन हुआ और नेचुरल सिलेक्शन के बाद केवल वही ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट था, यानी वही ऑर्गेनिज्म देखने को मिला जो अपने अडेप्टेशन को और भी ज्यादा बेहतर बनाया सर्वाइवल के पर्पज से और अपने हैबिटेट में रिप्रोडक्शन के लिए। आ रहा बात समझ? मान लीजिए हम सर्वाइव कर ली केवल और रिप्रोड्यूस कर ही नहीं रहे हैं, तो क्या होगा, एक समय आएगा जब हम खत्म हो जाएंगे, फिर कोई ऑफ स्प्रिंग नहीं होगा, तो एग्जिस्टेंस ही देखने को नहीं मिलेगा। तो वही बोला गया कि समय के साथ साथ नेचुरल सिलेक्शन हुआ और नेचुरल सिलेक्शन के बाद केवल वही ऑर्गेनिज्म देखने को मिले जो कि अपने आप को, अपने अडेप्टेशन को और भी ज़्यादा इवॉल्व किए, यानी और भी ज़्यादा अडेप्टेशन को इवॉल्व किए, बेहतर बनाए अपने सर्वाइवल और अपने रिप्रोडक्शन को बेहतर बनाने के लिए। ठीक, चलिए अब नाइके क्या होता है, तो नाइके जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो एरिया होता है, वो स्थान होता है जहाँ पर वो रहता हो, जहां पर वो अपने सभी फिजियोलॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म करता हो, जहां के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता हो, उस एरिया को क्या बोलते हैं, नाइके। आ रहा बात समझ? कभी भी 2 अलग अलग स्पेसीज के नाइके सेम नहीं हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक काऊ है, गाय है, एक डियर है, दोनों ही घास खाते हैं, दोनों ही सेम चीज खाते हैं, लेकिन दोनों स्पेसीज के बीच कहीं ना कुछ फिजियोलॉजिकल फंक्शन में डिफरेंस देखने को मिलेगा। आ रहा बात समझ में? दोनों के बीच डिफरेंस देखने को मिलेगा, इसलिए दोनों के नाइके कभी भी सेम नहीं हो सकते। दोनों के नाइके जो होंगे वो अलग अलग होंगे। यानी ये एक लाइन ऐड कर लीजिएगा कि कभी भी 2 अलग अलग स्पेसीज के नाइके सेम नहीं हो सकते हैं। तो नाइके क्या होता है, तो नाइके वो पार्टिकुलर एरिया होता है जहां पर कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते, कोई भी स्पेसीज जो है वो क्या करता हो, वो रहता हो, वहाँ के आसपास के रिसोर्सेज का यूटिलाइज करता हो, वहाँ पर ब्रीडिंग करता हो, वहाँ पर फिजियोलॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म करता हो। आ रहा बात समझ में? ठीक, चलिए उसके बाद हम लोग क्या बात करते हैं, मेजर एबायोटिक फैक्टर। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग जो की एलिमेंट में 4 हम लोग की एलिमेंट पढ़े थे, 4 की एलिमेंट कौन कौन से थे, तो 4 की एलिमेंट हम लोग देखे थे। सबसे पहला क्या था, सबसे पहला टेम्परेचर था। टेम्परेचर के बाद दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरा क्या था, तो टेम्परेचर के बाद हम लोग बात करेंगे दूसरा जो था वो आपका टेम्परेचर के बाद दूसरा जो अगर बात करेंगे तो वो वाटर आएगा, वाटर के बाद लाइट के बाद सॉइल। चलिए टेम्परेचर देखते हैं, टेम्परेचर क्या होता है। तो टेम्परेचर जब भी हम इक्वेटर से पोल की ओर मूव करेंगे या फिर प्लेन एरिया से टॉप लेवल पर मूव करेंगे, यानी प्लेन से माउंटेन की ओर मूव करेंगे, तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। जैसे कि इक्वेटर से हम पोलर रीजन पर जाएंगे, पोलर रीजन मतलब कि नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर, या फिर किसी प्लेन एरिया से हम लोग हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। आ रहा है बात समझ में? ठीक, हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर जो होता है वहां पर 0 से नीचे देखने को मिलता है, जबकि अगर बात करें ट्रॉपिकल डेजर्ट में समर में तो वहां जो टेम्परेचर होता है वहां 50 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक देखने को मिलता है।
आ रहा बात समझ। इसके अलावा कुछ ऐसे भी हैबिटेट होते हैं जहां पर टेम्परेचर जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है, जैसे कि एनसीईआरटी में एग्जांपल आपका दिया हुआ है थर्मल स्प्रिंग, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट, जहां पर नॉर्मल या एवरेज टेम्परेचर जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस से भी क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है। ठीक, अब देखिए टेम्परेचर जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म पर किस प्रकार से या किसी स्पेसीज पर किस प्रकार से उनका अफेक्ट देखने को मिलता है। देखिए टेम्परेचर का दो रोल होता है, एक ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के एंजाइम के काइनेटिक्स को अफेक्ट करते हैं। काइनेटिक्स कहने का मतलब कि उसके रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करते हैं। दूसरा टेम्परेचर का इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। आ रहा बात में डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों का एक एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर का दो काम होता है, दो इंपॉर्टेंट काम होता है। पहला कि वो एंजाइम के काइनेटिक्स को अफेक्ट करते हैं, काइनेटिक्स का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। सपोज कीजिए कि टेम्परेचर के कारण रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया तो क्या होगा, मेटाबॉलिक रिएक्शन फास्ट होगा। मेटाबॉलिक रिएक्शन फास्ट होगा तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन भी चेंज हो जाएगा किसी ऑर्गेनिज्म का। आ रहा बात समझ में। ठीक, तो टेम्परेचर एक तो एंजाइम के काइनेटिक्स को अफेक्ट करते हैं, काइनेटिक के अफेक्ट होने के साथ साथ एंजाइम का फिजियोलॉजिकल फंक्शन चेंज हो जाता है। दूसरा ये ऑर्गेनिज्म के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो हम लोग देखते हैं कि जो मैंगो ट्री होता है वो टेम्परेट कंट्री में नहीं देखने को मिलता है। हो सकता है कुछ वहां पर वैसा टेम्परेचर हो जिस टेम्परेचर में वो मैंगो ट्री जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता हो, इसलिए वो देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि कनाडा एंड जर्मनी एक आपका एग्जांपल दे रखा है बुक में। इसके अलावा हम लोग देखते हैं स्नो लिपर्ड आर नॉट फाउंड इन केरला फॉरेस्ट। स्नो लिपर्ड जो होते हैं वो केरला के फॉरेस्ट में नहीं देखने को मिलते हैं। टूना फिश आर रियरली कॉट बियॉन्ड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड इन द ओशियन। ओशियन में ट्रॉपिकल लैटिट्यूड के बाद टूना फिश जो होता है वो देखने को नहीं मिलता है। आ रहा बात समझ में। ठीक है, चलिए, यानी टूना फिश आर रियरली कॉट बियॉन्ड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड। ठीक, चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं, वही लिखा हुआ है कि हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर का सिग्निफिकेंस क्या होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर। तो हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर जो होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के एंजाइम के काइनेटिक्स यानी उसके स्पीड को अफेक्ट करता है, जिसके कारण मेटाबॉलिक एक्टिविटी अफेक्ट होता है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी अफेक्ट होने के कारण फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो होता है ऑर्गेनिज्म का वो अफेक्ट होता है। ठीक, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाते हैं। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो रहते हैं 15 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन 15 से 18 हुआ फिर भी सर्वाइव कर पाएंगे, 18 से 20 हुआ फिर भी सर्वाइव करेंगे, 20 से 24 हुआ फिर भी सर्वाइव कर लेंगे, 20 से 24 से 25 हुआ सर्वाइव कर लेंगे, 25 से 30 हुआ सर्वाइव कर लेंगे, 30 से 35 हो गया सर्वाइव कर लेंगे। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर लेते हैं। आ रहा बात समझ में। वैसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं यूरिथर्मल। क्या बोलते हैं, यूरिथर्मल। जैसे हम लोग क्या हुए, हम लोग यूरिथर्मल, हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन क्या वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर पे ही सर्वाइव कर पाते हैं जैसे ही टेम्परेचर में अधिक वेरिएशन देखने को मिला। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो ऑर्गेनिज्म जो है वो सपोज कीजिए कोई ऑर्गेनिज्म 15 डिग्री सेल्सियस पे रहता है तो 15 से 16, 16 से 17 या 18 तक सर्वाइव कर पाएगा चेंजेज होगा। तो अगर ज़्यादा चेंजेज हुआ, अगर 20 से ऊपर जाने लगा टेम्परेचर तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर पे ही सर्वाइव कर पाते हैं। आ रहा बात समझ में। यानी वास्ट मेजोरिटी ऑफ देम आर रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें नैरो रेंज देखने को मिलता है टेम्परेचर का, यानी उसी रेंज पर वो सर्वाइव कर पाएंगे। अगर उससे ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिला टेम्परेचर पे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं स्टीनोथर्मल। क्या बोलते हैं, स्टीनोथर्मल। आ रहा बात समझ में, स्टीनोथर्मल। ठीक, चलिए, द लेवल ऑफ द थर्मल टॉलरेंस ऑफ डिफरेंट स्पेसीज डिटरमाइन टू लार्ज एक्सटेंट देयर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का, या सॉरी ऑर्गेनिज्म नहीं बोलेंगे, किसी भी स्पेसीज का, किसी भी अलग अलग स्पेसीज के जो थर्मल टॉलरेंस का लेवल होता है यानी टेम्परेचर टॉलरेट करने का लेवल होता है, यही डिसाइड करता है कि वो स्पेसीज किस प्रकार के जियोग्राफिकल में देखने को मिलेंगे। आ रहा बात समझने। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो सपोज कीजिए कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हाई टेम्परेचर को इजीली टॉलरेट कर लेता है, तो वो
ऐसे रीजन में देखने को मिलेगा जहां पर गर्मी अधिक पड़ता होगा। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो हाई टेम्परेचर पर टॉलरेट नहीं कर पाते, यानी हाई टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाते लेकिन लो टेम्परेचर पे इजीली सर्वाइव कर पाते, तो वो ऑर्गेनिज्म जो है वो पोलर रीजन में देखने को मिलेगा। आ रहा बात में, तो किस अलग अलग स्पेसीज के जो थर्मल टॉलरेंस का लेवल होता है, ठीक, यही डिटरमाइन करता है उनके ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को कि वो ऑर्गेनिज्म किस प्रकार के रीजन में, यानी वो ऑर्गेनिज्म कहां पर देखने को मिलेगा। आ रहा बात में, जैसे अभी एग्जांपल भी पढ़े थे कि मैंगो ट्री जो होता है वो टेम्परेट कंट्री में नहीं पाया जाता है, जैसे कि कनाडा जर्मनी में। क्यों? क्योंकि हो सकता है वहां का टेम्परेचर कुछ ऐसा होगा जिस टेम्परेचर पर मैंगो ट्री सर्वाइव नहीं कर पाता होगा। आ रहा बात समझ? तो ये जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन डिसाइड कर रहा है? वो डिसाइड कर रहा है खुद वो प्लांट, कि वो उस टेम्परेचर में टॉलरेट अगर कर लेता तो वो जर्मनी और कनाडा में देखने को मिलता, नहीं टॉलरेट कर पा रहा है तो वो क्या है, वो कनाडा और जर्मनी में देखने को नहीं मिल रहा है। आ रहा बात समझ में? चलिए, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं इन रिसेंट ईयर हम लोग देख रहे हैं कि समय के साथ साथ क्या हो रहा है कि हमारा जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर रहा है। अगर इसी प्रकार का कंटिन्यू ट्रेंड देखने को मिला तो हम लोग को मालूम है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलेगा, और ग्लोबल वार्मिंग देखने के कारण हो सकता है कि आने वाले समय में सी का लेवल जो है वो राइज करे, और जो भी कोस्टल एरिया है, कोस्ट मतलब जो भी कोस्टल शहर है, यानी कोस्टल एरिया पे बसे हुए शहर है, समुद्री तट पे बसे हुए शहर है, हो सकता है वो डूब जाए। आ रहा बात समझ? और डूबने के कारण क्या है, हो सकता है कि स्पेसीज जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट हो। आ रहा बात समझ में? और ये बात को पहले भी बताया गया है कि हो सकता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा कि जो आइस जो आपका अगर बात करें तो टेम्परेचर, जैसा टेम्परेचर बढ़ेगा आने वाले समय के साथ साथ, तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होगा कि जो भी आइस है वो मेल्ट होगा। आ रहा बात समझ में? तो जो भी मेल्ट होगा, मेल्ट होने के कारण क्या होगा कि जो सी लेवल है वो राइज करेगा, और राइज करने के कारण जो भी कोस्टल एरिया पे बसे हुए शहर है वो सब डूब जाएंगे। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की एलिमेंट का बात करते हैं, वो है वाटर। वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाटर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ को अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। हम लोग को मालूम है कि इवोल्यूशन के दौरान जो सबसे पहला जो अगर बात करें तो लाइफ जो था वो बना था वाटर में ही। ठीक, अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर, जीवन यापन करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा बिना पानी के। इसका अवेलेबिलिटी हम लोग देखते हैं डेजर्ट में काफ़ी कम होता है, लिमिटेड होता है, तो वहाँ पर वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएंगे जो इस प्रकार से अपने आप को अडेप्ट किए हो। तो वहाँ पर रहने के लिए आपको एक स्पेशल एडेप्टेशन की रिक्वायरमेंट होगी। अब हम सपोज कीजिए हम गए, हमको बार बार प्यास लग रहा है, तो क्या हम डेजर्ट में सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि डेजर्ट रीजन में क्या होता है, वाटर की कमी होती है। तो वाटर रीजन, डेजर्ट रीजन में वाटर की कमी है, इसका मतलब कि केवल वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएगा जो कि अपने बॉडी को इजिली अडेप्ट कर चुका है, ताकि उनको बार बार प्यास नहीं लगे। आ रहा बात समझ में? तो वाटर लिमिटेड होने के कारण डेजर्ट में वही ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है जो कि अपने आप को इस प्रकार से अडेप्ट कर चुके हैं, जो कि अगर वाटर नहीं भी होगा या होगा भी तो उतना रिक्वायरमेंट उनको नहीं होना चाहिए। आ रहा बात समझ? द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इज ऑल्सो हैवली डिपेंडेंट ऑन वाटर। हम लोग देखते हैं कि जो प्रोडक्टिविटी होता है या प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये भी डिपेंडेंट होता है वाटर के ऊपर। यू माइट थिंक डैट ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द ओशियन, आपको ये जानकर आप जब भी हम लोग क्या होते हैं, हम लोग जब भी देखते होंगे किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो वाटर में रहता है, ठीक, यानी जो पानी में रहता हो, तो हमें लगता होगा कि इनको तो पानी की कमी ही नहीं होती होगी। क्यों नहीं भैया कमी होती होगी, क्योंकि ये तो पानी में रह रहे हैं, तो इनको कहाँ से पानी की कमी होगी। लेकिन ये जो सोच है ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक, कैसे? क्योंकि केवल पानी में रहने से नहीं होता है। मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि उस पानी का क्वालिटी क्या है। आ रहा बात समझे? उस पानी की क्वालिटी क्या है। तो केमिकल कंपोजिशन और पीएच, ऐसा नहीं कि केवल वाटर में रह रहे हैं तो वाटर का कमी नहीं होगा। आ रहा बात समझ में? तो ये सोच जो है वो गलत है। ठीक, तो हम लोग क्या बोलेंगे, किसी भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए क्वालिटी उसका इंपॉर्टेंट करता है। क्वालिटी का मतलब कि केमिकल कॉम्पोजिशन और पीएच जो होता है वाटर का इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। आ रहा बात समझ में? ठीक, द सॉल्ट कंसंट्रेशन मेजर एज सैलिनिटी इन पार्ट पर
1000। हम लोग किसी भी वाटर में जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन होता है वो किस में मेजर करते हैं, तो उसको हम लोग मेजर करते हैं पीपीटी में, यानी पीपीटी मतलब पार्ट पर 1000 में। अगर किसी इनलैंड वाटर में अगर बात करें तो इनलैंड वाटर में अगर बात करें तो जैसे पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, इन सब में इनलैंड वाटर में जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन होता है यानी सैलिनिटी होता है वो 5 पीपीटी होता है। 5 पीपीटी का मतलब 5 पार्ट पर 1000। आ रहा बात समझने। अगर सी का बात करें तो 30 से 35 पीपीटी होता है। और हाइपर सैलाइन लैग्यून का बात करें यानी कि हाइपर सैलाइन जहां पर काफ़ी अधिक सैलिनिटी देखने को मिलती है, उस रीजन में जो सैलिनिटी होता है वहां पर 100 पीपीटी होता है। क्या होता है? 100 पीपीटी। ठीक। फिर से कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को भी इजीली टॉलरेट कर लेते हैं। उनको हम लोग बोलते हैं क्या? उनको हम लोग बोल देंगे यूरी सैलाइन। उनको क्या बोलेंगे हम लोग? सॉरी, यूरी सैलाइन नहीं, यूरी हैलाइन। उसको क्या बोलेंगे? यूरी हैलाइन। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, वो रेस्ट्रिक्टेड होते हैं नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी के लिए। यानी कि हल्का थोड़ा बहुत चेंजेस होगा तब तो वो सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा अगर सैलिनिटी में चेंजेस हो गया फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं स्टीनोहेलाइन। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ टॉलरेंट ऑफ सैलिनिटी देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, वन इज यूरीहेलाइन एंड अनदर इज स्टीनोहेलाइन। आ रहा बात सुनने। फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म देखते हैं लंबे समय के लिए सी वाटर में नहीं रह सकता है। सी वाटर ऑर्गेनिज्म लंबे समय के लिए फ्रेश वाटर में नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि ऑस्मोटिक प्रॉब्लम हो सकता है। अगर लंबे समय के लिए रहता है तो हो सकता है कि उनमें ऑस्मोटिक प्रॉब्लम देखने को मिले। आ रहा बात समझ। क्योंकि उनका जो बॉडी था, सपोज कीजिए जो सी वाटर में रह रहा है, तो सी वाटर में जो रहने वाला ऑर्गेनिज्म, उसका जो बॉडी का फ्लूइड है, बॉडी के फ्लूइड का जो कंसंट्रेशन है वो उसी के अकॉर्डिंग अडेप्ट होगा। अगर उसको हम लोग फ्रेश वाटर में डाल देते तो उसका क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। आ रहा बात में, या तो एंडोऑस्मोसिस या फिर एक्जोऑस्मोसिस हो जाएगा। बेसिकली क्या होगा? एंडोऑस्मोसिस होगा। आप लोग को मालूम होगा कि जब वाटर बाहर से सेल में एंटर करता है तो एंडोऑस्मोसिस कहते हैं, और जब सेल से वाटर बाहर की ओर जाता है तो उसको बोलते हैं एक्जोऑस्मोसिस। आ रहा बात समझने। तो जो ऑर्गेनिज्म अगर सी वाटर में रह रहा है तो सी और वाटर कहने का मतलब कि उसके बॉडी के फ्लूइड यानी सेल का बॉडी का फ्लूइड या सेल का फ्लूइड भी जो होगा वो उसी के अकॉर्डिंग अडेप्ट होगा, उतने सैलिनिटी को मेंटेन रखा होगा ताकि वाटर ना अंदर से बाहर जाए ना बाहर से अंदर आए। अब जैसे ही इस ऑर्गेनिज्म को उठाकर हम लोग फ्रेश वाटर में रख दिए तो होगा क्या कि फ्रेश वाटर के कंपैरिजन में यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, उस ऑर्गेनिज्म में फ्लूइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, उस ऑर्गेनिज्म के फ्लूइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू फ्रेश वाटर कंसंट्रेशन। अब क्या होगा कि फ्रेश वाटर जो है वो बाहर से उनके सेल की ओर मूव करने लगेगा, जिसको बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस। और हो सकता है कि सेल जो है वो बस्ट कर जाए, फट जाए, पानी बाहर से अंदर आने के कारण। ठीक। तो ये ऑस्मोटिक प्रॉब्लम देखने को मिलता है अगर जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को लंबे समय के लिए सी वाटर वाले ऑर्गेनिज्म को फ्रेश वाटर में रख देंगे या फ्रेश वाटर को जब सी वाटर में रख देते हैं तो। ठीक। फिर क्या आता है? थर्ड आता है लाइट। लाइट क्या होता है? सबको मालूम है कि लाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि सनलाइट अगर उपलब्ध होगा, सनलाइट उपलब्ध होगा तभी ये काम को हम लोग कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस को। ठीक। क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने के लिए एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी मिलता कहाँ है? सनलाइट के एनर्जी से। ठीक। हम लोग समझ सकते हैं इसके इंपॉर्टेंस को, लाइट के इंपॉर्टेंस को, खासकर उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो ऑटोट्रॉफ है। क्योंकि ऑटोट्रॉफ अपना भोजन ही कैसे बनाते हैं? केवल कुछ केमोसिंथेसिस को छोड़कर फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफ अपना भोजन कैसे बनाते हैं? लाइट के प्रेजेंस में। तो लाइट नहीं होगा तो भोजन नहीं बना पाएंगे। आ रहा बात समझ। ठीक। अब हम लोग क्या देखते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जब आप जाइएगा तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे स्पेसीज हैं जो कि वो क्या होते हैं कि वो हमेशा ढके हुए रहते हैं लार्ज कैनोपी ट्री से। यानी जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, आप जब भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जाइएगा तो छोटे छोटे जो हर्ब्स श्रब्स होते हैं वो जो होते हैं वो ढके हुए होते हैं बड़े बड़े पेड़ के कैनोपी। यानी कैनोपी मतलब उनका जो पेड़ का जो टहनी और पत्ता होता है उसको कैनोपी बोलते हैं। तो उन कैनोपी से ढके हुए होते हैं। ढके हुए कहने का मतलब कि लाइट जो होता है, सनलाइट उन तक पहुंच ही नहीं पाता है। वैसे भी आप जब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जाइएगा तो अंधेरा दिखेगा, दिन में भी एकदम अंधेरा रहेगा। क्यों? क्योंकि इतने बड़े बड़े पेड़ हैं और उन पेड़ का जो भी कैनोपी है उस कैनोपी के कारण लाइट जो होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में वो अंदर या नीचे तक एंटर ही नहीं कर पाता है। आ रहा बात समझ में। तो वो कंटिन्यूअस ढके हुए रहते हैं, स्मॉल ट्री श्रब्स हर्ब्स जो भी हैं। ठीक। तो वो
लंबे समय तक रहते रहते अपने आप को इस प्रकार से अब अडेप्ट कर चुके हैं। देखिए शुरुआत में क्या हुआ होगा, शुरुआत में जब लाइट नहीं मिल रहा होगा इन प्लांट को, तो हो सकता है कुछ सर्वाइव नहीं किए होंगे, लेकिन जो उस लो लाइट कंडीशन पे भी फोटोसिंथेसिस कर लेता था, यानी जो अपने आप को उस तरह से अडेप्ट कर लिया, जो उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लिया, वो आज के समय पर प्रेजेंट है, आज के समय पर जीवित है। लेकिन जो उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाया, तो वो क्या हुआ, वो खत्म हो गया होगा। आ रहा बात समझ? तो उनमें से जो चुनिंदा भर के जो अच्छे जो वो प्लांट थे जो अपने आप को अडेप्ट किए, वो अभी आज प्रेजेंट है, लेकिन जो अडेप्ट नहीं कर पाए वो प्रेजेंट नहीं है। जो कम लाइट में आप फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे थे वो क्या हो गया, वैनिश्ड हो गया। ठीक, तो वैसे ही क्या हम लोग देखते हैं कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो छोटे छोटे प्लांट के स्पीसीज होते हैं वो अपने आप को इस तरह से अडेप्ट कर चुके हैं। आ रहा बात सुनने, लंबे समय से रहते लार्ज कैनोपी ट्री के शैडो में रहते अपने आप को इस तरह से अब अडेप्ट कर चुके हैं कि वो लो लाइट कंडीशन में भी फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर सकते हैं। आ रहा बात समझ में? ठीक, ऐसा क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूअस ओवर शैडो रहते हैं, यानी ढके हुए रहते हैं टॉल कैनोपी ट्री के द्वारा। ठीक, अब लाइट किस प्रकार से चलिए, मेनी प्लांट आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन सनलाइट। कई सारे प्लांट जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं सनलाइट पर अपने फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, ताकि उनमें फ्लावरिंग हो। आरा बास में हम लोग देखते भी हैं कि 3 तरह के प्लांट होते हैं। चलिए हम लोग देखते भी हैं कि प्लांट जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट। जिसको फ्लावरिंग के लिए, क्योंकि फ्लावर आएगा तभी तो उससे फ्रूट बनेगा, तो जिसको फ्लावरिंग के लिए लंबे दिन की ज़रूरत होती है, यानी वो उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट। ठीक, जिसको कम दिन यानी दिन छोटा चाहिए होता है फ्लावरिंग के लिए, रात बड़ा चाहिए होता है, इसका मतलब कि सनलाइट कम रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट। और ऐसे प्लांट जो होते हैं वो ठंड के दिनों में देखने को मिलते हैं। जबकि हम लोग देखते हैं कि जिसको रात बड़ा चाहिए, रात बड़ा नहीं, दिन बड़ा चाहिए, रात छोटा चाहिए। दिन बड़ा कहने का मतलब कि लाइट ज़्यादा चाहिए। आ रहा बात समझ में? लाइट ज़्यादा चाहिए होता है फ्लावरिंग के लिए, तो ऐसे प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग डे प्लांट। ठीक, तो सारा चीज़ एक एक करके हम लोग देखेंगे, तो लॉन्ग डे प्लांट बोलते हैं। ठीक, तो ऐसे प्लांट जो होते हैं वो गर्मी के दिन में ग्रो करते हैं और जिनको लाइट से लेना ही देना नहीं है, यानी उनको फ्लावरिंग, उनके प्लांट में फ्लावरिंग जो है वो लाइट से कोई लेना देना नहीं है, वैसे प्लांट को डे न्यूट्रल बोलते हैं। और वो प्लांट जो होते हैं वो पूरे सीजन ग्रो करते हैं, चाहे ठंड हो या गर्मी हो, किसी भी सीजन में ग्रो करते हैं। ठीक, तो वैसे बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। आ रहा बात समझ में? तो 3 तरह के प्लांट होते हैं। तो प्लांट जो है कहीं ना कहीं अपने, अगर बात करें हम लोग, तो प्लांट जो है कहीं ना कहीं अपने, अगर बात करें फ्लावरिंग के लिए, अपने प्लांट जो है कहीं ना कहीं अपने फ्लावरिंग के लिए डिपेंडेंट जो है, प्लांट जो है कहीं ना कहीं अपने फ्लावरिंग के लिए डिपेंडेंट किसके ऊपर है, सनलाइट के ऊपर। तो सनलाइट या लाइट बोल सकते हैं, लाइट हेल्प करता है प्लांट को, फ्लावरिंग में हेल्प करता है। ठीक, चलिए इसके साथ ही साथ हम लोग क्या देखते हैं, एनिमल्स में भी लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, यानी एनिमल्स को भी लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए हम लोग देखते हैं तो एनिमल के लिए लाइट का क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो एनिमल्स के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि एनिमल्स के लिए जो लाइट का इंपॉर्टेंस होता है, जैसे कि इसको दिन में देखने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके साथ ही साथ सीजनल वेरिएशन में भी लाइट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। लाइट जो होता है वो एनिमल को एक क्यू का मतलब होता है संकेत देना, संकेत देता है कि कब फॉरेगिंग करना है, कब चढ़ना है, कब रिप्रोड्यूस करना है, कब माइग्रेट करना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है। तो एनिमल्स के लिए जो लाइट का इंपॉर्टेंस, अब एनिमल के पास तो भैया घड़ी नहीं है, तो वो क्या करेंगे कि लाइट का ही देखकर वो ये समझते हैं कि हाँ अब हमें फॉरेगिंग करना चाहिए, अब हमें चढ़ना चाहिए। लाइट का ही देखकर कि हाँ लाइट कम है यानी टेम्परेचर कम है, तो अब हमें माइग्रेट करना चाहिए, एक स्थान से दूसरे स्थान या बाहर से अपने शेल्टर लौटना चाहिए, तो वो लाइट का ही प्रयोग करते हैं। तो एनिमल्स के लिए लाइट का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो लाइट जो होता है एक क्यू यानी एक संकेत देता है फॉर देयर फॉरेगिंग, माइग्रेटरी एंड रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए। आ गया बात समझ में?
ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जो लाइट का अवेलेबिलिटी है लैंड पर, ठीक है, वो टेम्परेचर के साथ जुड़ा हुआ है। जिस लैंड पर जितना अधिक लाइट, इसका मतलब वहां टेम्परेचर उतना अधिक, क्योंकि सन ही जो होता है वो दोनों का सोर्स होता है, लाइट और टेम्परेचर के लिए। जब हम लोग समुद्र में जाते हैं, मतलब समुद्र नहीं, अगर बात करें ओशियन में, तो ओशियन में 500 मीटर से भी अधिक गहराई में जाने पर जो वहां का इन्वायरमेंट होता है पूरी डार्क होता है, पूरा अंधेरा अंधेरा होता है, क्योंकि वहां तक लाइट जो होता है वो पहुंच ही नहीं पाता है। ठीक, तो वहां पर जो भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं या जो भी स्पेसीज रहते हैं, उन्हें तो ये भी नहीं मालूम है कि कोई लाइट का सोर्स भी होता है, यानी सेलेस्टियल सोर्स ऑफ एनर्जी भी होता है, जिसको हम लोग सन बोलते हैं, यानी कोई लाइट का स्रोत भी होता है। उनको तो ये मालूम तक ही नहीं है, क्योंकि वहां तक लाइट जो होता है वो पहुंचता ही नहीं है। आ रहा बात समझ में? फिर वहां पर एनर्जी क्या होता होगा सोर्स का, यानी वो वहाँ पर एनर्जी कैसे ऑब्टेन करते होंगे? तो हम लोग बोलेंगे कि वहाँ पर जो एनर्जी ऑब्टेन करते होंगे वो केमिकल के ऑक्सीडेशन के कारण करते होंगे, यानी केमिकल को तोड़ते होंगे, केमिकल को ऑक्सीडाइज करते हैं, और उस केमिकल के ऑक्सीडेशन के कारण एनर्जी जो ऑब्टेन्ड होता है, ठीक, उसी एनर्जी का ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक, इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इज इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, यानी जो सोलर रेडिएशन होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है लाइट के लिए। जो यूवी कंपोनेंट होता है स्पेक्ट्रम का वो हार्मफुल होता है ऑर्गेनिज्म के लिए। सभी कलर कंपोनेंट, ध्यान सुनिए, सभी कलर कंपोनेंट यानी विजिबल स्पेक्ट्रम के सभी कलर कंपोनेंट जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट तो होते हैं, सॉरी, इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने भी विजुअल स्पेक्ट्रम के जितने भी कलर होते हैं वो सभी कलर जो होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते मेराइन प्लांट के लिए। अगर बात करें हम लोग तो मेराइन प्लांट के लिए वो अवेलेबल नहीं होते। हम लोग क्या बोलेंगे कि नॉट ऑल द विजुअल स्पेक्ट्रम, यानी सभी, नॉट ऑल द कलर कंपोनेंट ऑफ द विजुअल स्पेक्ट्रम, कलर कंपोनेंट के जितने, मतलब सॉरी, विजुअल स्पेक्ट्रम के जितने भी कलर कंपोनेंट होते हैं, हम लोग देखते हैं विजुअल स्पेक्ट्रम में कितने कंपोनेंट आते हैं। तो विवग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, 7 कलर कंपोनेंट आते हैं। तो सातों के सातों जो कलर कंपोनेंट होते हैं वो उपलब्ध नहीं होते हैं मेराइन प्लांट के लिए, यानी वो सातों के सातों जो कलर कंपोनेंट होते हैं विजुअल स्पेक्ट्रम के वो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। आ रहा बात समझने? जो कि अलग अलग डेप्थ में रहते हैं, ओशियन के अलग अलग डेप्थ में रहते हैं एल्गी, तो वहां तक नहीं पहुंच पाता है, सभी के सभी कलर कंपोनेंट जो होते हैं वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं विजुअल स्पेक्ट्रम के। हम लोग से पूछा गया कि 3 एल्गी है, ये तीनों जो होते हैं ओशियन में रहते हैं, रेड, ग्रीन, ब्राउन एल्गी। इनमें से कौन सा ऐसा एल्गी है जो डीपेस्ट वाटर में, यानी काफी अंदर में, नीचे में पाया जाता है? तो हम लोग बोलेंगे रेड एल्गी। क्यों? कौन सा एल्गी? रेड एल्गी। क्यों? क्योंकि रेड एल्गी के पास एक पिगमेंट होता है आर फाइकोएरिथ्रिन। कौन सा पिगमेंट भैया? आर फाइकोएरिथ्रिन। लिख लीजिएगा, सारा चीज नोट करते हुए चलिएगा। ठीक, तो आर फाइकोएरिथ्रिन होता है, और ये आर फाइकोएरिथ्रिन के पास है ये कैपेबिलिटी होती है कि ये ब्लू और ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक, और ब्लू और ग्रीन लाइट का हम लोग को मालूम है कि जब आप देखिएगा तो ब्लू और ग्रीन लाइट जो होता है उसका वेवलेंथ जो होता है वो कम होता है। ठीक, तो वेवलेंथ कम होने के कारण वो क्या होता है कि वेवलेंथ जिसका जितना कम वो उतना स्प्लिट करेगा, उतना उसका, अगर बात करें तो उतना अधिक फ्रीक्वेंसी होगा। तो वेवलेंथ कम होने के कारण वो क्या होता है कि वो इजीली नीचे तक पहुंच पाता है, वो आसानी से नीचे तक जा पाता है, क्योंकि उसका वेवलेंथ क्या होता है? कम होता है। वेवलेंथ कम होने के कारण, अगर किसी चीज़ का वेवलेंथ कम होगा इसका मतलब एनर्जी क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि फिजिक्स में हम लोग देखे हैं कि एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है? SC/λ। लैम्डा जितना कम एनर्जी उतना ज़्यादा, या जितना फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उतना एनर्जी ज़्यादा। तो ब्लू और ग्रीन लाइट का वेवलेंथ कम, इसका मतलब उसका एनर्जी ज़्यादा। ठीक, इसलिए ये आसानी से पहुंच पाता है, और रेड एल्गी उसको एब्जॉर्ब कर पाता है। तो इसलिए रेड एल्गी जो होता है वो काफ़ी अंदर में होता है, क्योंकि रेड एल्गी के पास पिगमेंट होता है आर फाइकोएरिथ्रिन, जिसके मदद से वो ब्लू और ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब कर पाता है ईजिली। आ रहा बात समझ में? और ईजिली एब्जॉर्ब कर पाता है, इसलिए ये सर्वाइव करता है वहाँ पर डीपेस्ट वाटर में। आ रहा बात समझ में? ठीक, चलिए सॉइल जो होता है, सॉइल का जो नेचर और प्रॉपर्टी होता है अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है। ये डिपेंड करता है क्लाइमेट पर, वेदरिंग प्रोसेस पर, कि वहाँ का टॉपोग्राफी क्या है, वहाँ पर क्लाइमेट क्या है, दूसरा वहाँ पर वेदरिंग प्रोसेस क्या है, क्योंकि हम लोग जानते हैं सॉइल कैसे बनता है? पत्थर के टूटने से, वेदरिंग करने से। ठीक,
तो दो चीज़ पर डिपेंड करता है ये सॉइल जो होता है वो दो चीज़ पर डिपेंड करता है। एक तो उनके क्लाइमेट यानी टोपोग्राफी क्या है उस रीजन का, दूसरा वेदरिंग प्रोसेस, और तीसरा कि जो सॉइल है वो क्या ट्रांसपोर्ट होकर कहीं से आया है यानी सेडिमेंट्री है या सॉइल का डेवलपमेंट हुआ है। आ रहा बात समझने? तो ये तीन चीज पर तो नेचर और प्रॉपर्टी सॉइल का अलग अलग स्थान पे अलग अलग होते हैं। ठीक, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक सॉइल का, जैसे कि हम लोग देखते हैं सॉइल का कंपोजिशन, ग्रेन साइज, एग्रीगेशन, ये डिटरमाइन करते हैं सॉइल के पर्कोलेशन और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को डिटरमाइन करते हैं। सॉइल का जो ग्रेन साइज होता है, इसके अलावा अगर सॉइल का कंपोजिशन और एग्रीगेशन जो होते हैं, एग्रीगेशन मतलब एयर, ये डिटरमाइन करते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को। इसके अलावा कुछ और सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि पीएच, मिनरल कॉम्पोजिशन, टोपोग्राफी, वहाँ का वेदर कैसा है, पीएच क्या है सॉइल का, मिनरल कॉम्पोजिशन क्या है, ये डिटरमाइन करता है वेजिटेशन को, यानी उस एरिया में पाए जाने वाले वेजिटेशन को, यानी जिस हिसाब से सॉइल होगा, जो 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 वेजिटेशन उस सॉइल में सूटेबल होगा ग्रो करने के लिए, वही ग्रो कर पाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं सॉइल जो होता है वो डिटरमाइन करता है वेजिटेशन, किसी भी एरिया के वेजिटेशन को, और किसी भी एरिया का वेजिटेशन जो होता है वो डिटरमाइन करता है वहाँ पर पाए जाने वाले जीव को। क्योंकि वो अगर सपोज कीजिए कि हम लोग मान के चलते हैं कि राजस्थान में सैंडी सॉइल है, ठीक, तो सैंडी सॉइल में जो प्लांट ग्रो करेगा, सपोज कीजिए कैक्टस ग्रो किया या कोई ऐसा प्लांट ग्रो किया जिसमें कांटा है, ठीक, या सब्स या झाड़ियाँ उड़िया ग्रो किया, तो वहाँ पे एनिमल भी वैसी टाइप के एनिमल होंगे जो उस झाड़ी को या उस कटीले पौधे को खाते होंगे। अब जो उस पौधे को नहीं खाते हैं, क्या वहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं। तो सॉइल जो होता है वो किसी भी एरिया के वेजिटेशन को डिटरमाइन करता है, और किसी भी एरिया का वेजिटेशन जो होता है वो डिटरमाइन करता है उस एरिया में पाए जाने वाले एनिमल्स को। आ रहा बात समझ में? इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि किसी भी, अगर हम लोग बात करें तो इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि किसी भी अगर बात करें तो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में जो सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो डिटरमाइन करता है बीनीथिक एनिमल्स को, यानी पानी के अंदर पाए जाने वाले एनिमल्स को डिटरमाइन करता है। ठीक, चलिए ये चारों हम लोग की एलिमेंट पढ़ लिए। क्या क्या अब तक की एलिमेंट पढ़े? तो सबसे पहले हम लोग देखे टेम्परेचर के बाद हम लोग देखे आपका वाटर के बाद लाइट के बाद सॉइल। ठीक, सॉइल जो होता है प्लेस टू प्लेस वैरी करता है, ये डिपेंड करता है कि वहाँ का वेदरिंग प्रोसेस कैसा है, वहाँ का टोपोग्राफी कैसा है यानी क्लाइमेट कैसा है, और सॉइल जो है वो डेवलप हुआ है या कहीं से ट्रांसपोर्ट हुआ है। सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है जैसे कि सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज, एग्रीगेशन, ये डिटरमाइन करता है पर्कोलेशन या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को। इसके अलावा सॉइल का कुछ और कैरेक्टरिस्टिक जैसे पीएच, मिनरल कंपोजिशन, टोपोग्राफी, ये डिटरमाइन करता है किसी भी एरिया के वेजिटेशन को, और उस एरिया का वेजिटेशन जो होता है वो डिटरमाइन करता है एनिमल्स को कि किस प्रकार का एनिमल्स यहाँ पर रहेंगे। ठीक, इसी प्रकार से वाटर में जो सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो डिटरमाइन करता है बेनिथिक एनिमल को जो कि वाटर के नीचे पाए जाते हैं। सॉरी, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एबायोटिक फैक्टर जो होता है वो समय के साथ साथ चेंज होता है। ठीक, तो वी नाउ आस्क, हम लोग पूछ सकते हैं कि कैसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इस प्रकार के हैबिटेट में रहते होंगे और इस प्रकार के स्ट्रेसफुल कंडीशन से अपने आप को मैनेज कर पाते होंगे। लेकिन इस आंसर से पहले हम लोग ये देखते हैं कि क्यों ये जो हाईली वेरिएबल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, यानी हाईली वेरिएबल जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ये किसी ऑर्गेनिज्म को परेशान करता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को शुड बॉदर ऑर्गेनिज्म आफ्टर ऑल, क्यों कोई भी ऑर्गेनिज्म परेशान होते हैं। ठीक, तो हम लोग देखते क्या है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, एनिमल्स के एग्जिस्टेंस के मिलियंस ऑफ ईयर्स के दौरान इस जो स्पेसीज थे उन स्पेसीज में, यानी कुछ ऐसे स्पेसीज थे जिनमें कि कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट डेवलप हो गया। कैसा इन्वायरमेंट? कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट डेवलप हो गया। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स, हम लोग को मालूम है कि हम लोग का लाइफ का शुरुआत हुआ था मिलियंस ऑफ ईयर पहले से। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स के दौरान कुछ ऐसे स्पेसीज थे जिनमें कि कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट डेवलप हो गया, और इस कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट पे बायोकेमिकल रिएक्शन या कोई भी फिजियोलॉजिकल जो फंक्शन होता है वो अपने मैक्सिमल एफिशिएंसी के साथ होता है। किसके साथ होता है? अपने मैक्सिमल एफिशिएंसी के साथ होता है। आ रहा बात समझ में? ठीक,
जिसके कारण उस स्पेसीज का जो फिटनेस होता है ओवरऑल बढ़ जाता है। तो हम लोग अभी क्या देखें, हम लोग देखें कि क्यों जो हाईली वेरिएबल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है किसी ऑर्गेनिज्म को परेशान करता है। ठीक, तो हम लोग क्या देखें, हम लोग देखें कि मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस के दौरान कुछ ऐसे स्पेसीज थे जिस स्पेसीज के अंदर कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट डेवलप हो गया, और उसी कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट पे जो बायोकेमिकल रिएक्शन था और फिजियोलॉजिकल फंक्शन था वो अपने मैक्सिमल एफिशिएंसी के साथ होता था, और मैक्सिमल एफिशिएंसी के साथ होने के कारण उस स्पेसीज का जो फिटनेस था वो ज़्यादा बढ़ गया। आ रहा बात समझ में? ठीक, ये जो कॉन्स्टेंसी था यानी कि जो उनके बॉडी में इंटरनल इन्वायरमेंट जो कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट था, तो वो क्या कांस्टेंट था? तो एक तो उनके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट था, दूसरा उनके बॉडी के ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कांस्टेंट था। आ रहा बात समझ? यानी ये जो कॉन्स्टेंसी था वो टेम्परेचर के टर्म में था और दूसरा ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के टर्म में था। ठीक, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कोशिश करते हैं कि अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखने की, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो चाहते हैं कि अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या करें, मेंटेन या कांस्टेंट रखें, जिसको होम्योस्टेसिस बोलते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वैरी करने के बावजूद, जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या करता है, उनके होम्योस्टेसिस को बिगाड़ने की कोशिश करता है। आ रहा बात समझे? चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक, वो अपना बेस्ट दे रहा है, यानी अपना बेस्ट से बेस्ट वर्क कर रहा है, जब उसको टेम्परेचर कौन सा मिल रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है। तो और वो चाह रहा है कि ये जो टेम्परेचर है वो बना हुआ रहे। ठीक, चाहे अधिक गर्मी हो या अधिक ठंड हो। अगर अधिक गर्मी रहता है तो वो घर में रहता है, कार से जाता है। इसके अलावा अगर बात करें हम लोग तो वो यूज़ करता है, अगर वर्क प्लेस पे एयर कंडीशनर का यूज़ करता है। ठीक, ठंड के दिन में हीटर का प्रयोग करता है। तो ये ठंड के दिन में हीटर का प्रयोग करता है। ठीक, और इस प्रकार से हमेशा उसके आसपास का जो टेम्परेचर रहता है वो 25 डिग्री सेल्सियस रहता है, जिसके कारण उसका जो परफॉर्मेंस होता है वो हमेशा मैक्सिमल होता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक, तो यहाँ जो पर्सन होम्योस्टेसिस में बना हुआ है वो फिजियोलॉजिकल नहीं है, बिहेवियरल नहीं है, वो आर्टिफिशियल चीज़ों का प्रयोग करके अपने क्या किया हुआ है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को कांस्टेंट बनाए हुए हैं, ताकि वो अपना मैक्सिमल एफिशिएंसी को दे सके, यानी अच्छे से अच्छे काम को कर सके, यानी ज़्यादा परफॉर्मेंस कर सके। ठीक, तो ये तो देखें कि आर्टिफिशियल मींस के द्वारा, जैसे एसी का प्रयोग करके, कार का यूज़ करके, घर का यूज़ करके, वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को क्या किया है, आसपास के एनवायरनमेंट को वो कांस्टेंट बनाए हुए हैं। ठीक, लेकिन हाउ डू अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं, बाकी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस प्रकार से इस प्रकार के स्थिति से जूझते हैं। आ रहा बात समझ? तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे 3 प्रकार के एनिमल होते हैं। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो अपने बॉडी के कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रख पाते हैं, उनको बोलते हैं रेगुलेटर। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट नहीं बना पाते हैं, यानी उनका इंटरनल इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वेरी करता है, उसको बोलते हैं कन्फॉर्मर। और तीसरा होता है पार्शियल रेगुलेटर। कुछ ऐसे एनिमल या कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म, एनिमल नहीं बोल सकते, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म, क्योंकि प्लांट एनिमल दोनों ही आता है। ठीक, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या होता है कि जिसमें हम लोग देखते हैं कि एक सर्टेन लिमिट तक है उनका बॉडी का टेम्परेचर या बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट जो होता है, टेम्परेचर नहीं बोलेंगे, इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट रहता है। ठीक, क्योंकि इंटरनल इन्वायरमेंट में टेम्परेचर और आपका अगर बात करें तो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन दोनों ही आता है। तो कुछ ऐसे होते हैं जिसके बॉडी का अगर बात करें तो बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी का जो कांस्टेंट इन्वायरमेंट है वो एक लिमिट तक तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन अगर अधिक वेरिएशन देखने को मिलेगा इन्वायरमेंट में तो उसके बाद वो सिंपली कन्फॉर्मर्स की तरह बिहेव करने लगते हैं। कहने का मतलब कि वो जो उनके बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट होगा वो चेंज होने लगेगा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के पैरेलली। आ रहा है बात समझ में? ठीक, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। चलिए रेगुलेटर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, रेगुलेटर के बारे में। ठीक, रेगुलेटर, सम ऑर्गेनिज्म आर एबल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने होम्योस्टेसिस को मेंटेन रख पाते हैं, या तो फिजियोलॉजिकल या फिर बिहेवियर। फिजियोलॉजिकल जैसे कि हम लोग देखेंगे, हम लोग क्या करते हैं, गर्मी, जैसे ही गर्मी अधिक होता है
जैसे जब हमारे बॉडी के टेम्परेचर से बाहर का टेम्परेचर अधिक होता है तो हम लोग स्वीट रिलीज करते हैं। स्वीट से क्या होता है कि हमारे बॉडी को ठंडक मिलती है और हमारे बॉडी का टेम्परेचर फॉल करता है। आ रहा बात समझ में? ठीक, ठंड लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं ठंड के दिन में हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि बाहर का 20 से नीचे होता है। ठीक, तो टेम्परेचर कम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए सीवरिंग करते हैं। सीवरिंग मतलब कपकपाना। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये फिजियोलॉजिकल हो गया। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिज्म देखते हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए क्या करते हैं, वो माइग्रेट करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान। जैसे कि साइबेरियन बर्ड, जो एक साइबेरिया, रसिया में एक साइबेरिया रीजन है जहां पर साइबेरियन क्रेन पाए जाते हैं, और वो साइबेरियन क्रेन जो होते हैं वो मूव करके भरतपुर में केवलादेव नेशनल पार्क में आते हैं ठंड के दिनों में, तो माइग्रेट कर रहे हैं। ये कौन सा रिस्पॉन्स हो गया, बिहेवियरल रिस्पॉन्स। आ रहा बात समझने? तो जो ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को रेगुलेट कर पाते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट को रेगुलेट कर पाते हैं, चाहे तो फिजियोलॉजिकल चाहे ये बिहेवियरल, अपने बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब कि कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर और कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बनाए रखते हैं, उनको बोलते हैं रेगुलेटर। जितने भी बर्ड है, जितने भी मैमल है, यानी सभी बर्ड, सभी मैमल्स, कुछ वर्टिब्रेटा और कुछ इनवर्टिब्रेटा स्पेसिस, इनके पास एबिलिटी होता है कि वो अपने बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रख सकते हैं, यानी थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन उनमें देखने को मिलता है। और यही कारण है कि जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट होते हैं, यानी जो इवोल्यूशन के ऊपर स्टडी करते हैं, उनका ये मानना है कि मैमल का सक्सेस रेट हाई क्यों है। यानी आप कहीं भी देखिएगा तो मैमल सब जगह आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनके पास ये क्षमता होती है कि ये अपने बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। और इसीलिए यही कारण से ये अंटार्कटिका में भी हो या सहारा डेजर्ट, आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। ठीक, मैकेनिज्म कौन सा यूज़ किया जाता है मैमल्स के द्वारा, मैमल्स इसके अलावा ह्यूमन बींग के द्वारा अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए? तो वी मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस। हम लोग कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर बनाए रखते हैं, गर्मी में हो या ठंड में हो। तो गर्मी में हम लोग क्या करते हैं कि जब बाहर, अभी जैसे पहले बताया कि गर्मी में क्या करते हैं, जब बाहर टेम्परेचर अधिक होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि स्वेट रिलीज करते हैं। उस स्वेट जब इवापोरेट करता है तो हमें कूलिंग मिलता है। ठीक, और कूलिंग से हम लोग क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर कम होता है। इसी प्रकार से विंटर में हम लोग क्या देखते हैं, विंटर में हम लोग देखते हैं कि जो टेम्परेचर होता है, विंटर में अगर बात करें तो विंटर में टेम्परेचर बाहर का कम होता है हमारे बॉडी कंपैरिजन में, इसलिए हम लोग शिवरिंग करते हैं। तो शिवरिंग से क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर राइज करता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, अपने बॉडी के टेम्परेचर को या बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को रेगुलेट कर पाते हैं। दूसरी ओर प्लांट के पास इस प्रकार का मैकेनिज्म नहीं होता है इंटरनल टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। ठीक, अब कन्फॉर्मर क्या हो गया, तो कन्फॉर्मर में जितने भी प्लांट है 99% एनिमल, और जितने भी प्लांट है सभी के सभी प्लांट जो होते हैं वो कन्फॉर्मर होते हैं। इसका मतलब कन्फॉर्मर का मतलब कि उनका बॉडी का टेम्परेचर जो होता है बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन भी होता है बॉडी का फ्लूइड का, वो चेंज करेगा। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, कन्फॉर्मर बोलते हैं। ठीक आ रहा है बात समझ में? ठीक, बेनिफिट ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट टू द ऑर्गेनिज्म। देखिए हम लोग क्या हुआ कि जब कुछ स्पेसीज रेगुलेटर में डेवलप कर रहे थे, कुछ स्पेसीज कन्फॉर्मर में और कुछ पार्शियल रेगुलेटर में। तो ये कैटेगराइजेशन कैसे किया गया था, ये कैटेगराइजेशन किया गया था कि पहले देखा गया था कि हाँ क्या कॉस्ट है और क्या इससे बेनिफिट मिलने वाला है। आ रहा बात समझने, क्या कॉस्ट है और क्या इससे बेनिफिट मिलने वाला है। जैसे कोई भी हम लोग स्टार्टअप करते हैं तो क्या देखते हैं कि इसमें क्या लागत है और इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है, तो उसके आधार पर हम किसी काम को करते हैं। तो इवोल्यूशन के दौरान भी यही हुआ सभी ऑर्गेनिज्म के साथ। अगर बात करें तो उनका जब वो रेगुलेटर में जा रहे थे या जब कन्फॉर्मर में या जब पार्शियल रेगुलेटर में, तो उस दौरान सबसे पहले देखा गया कि हाँ अगर यहाँ पर इतना कॉस्ट खर्च करेंगे तो इसका बेनिफिट क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग इनको क्लासीफाई किया गया था। आ रहा बात समझने? ठीक, तो बोला गया है कि बेनिफिट ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट टू द ऑर्गेनिज्म। ठीक, वी मस्ट आस्क, यानी कहने का मतलब कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका बेनिफिट देखा गया कि कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट के कारण उनमें क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा। आ रहा बात समझ में? ठीक, अच्छा, जो अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो उनमें एनर्जी कंजर्व रहता है, लेकिन वो टेम्परेचर के कारण परेशान रहते हैं। हम लोग एनर्जी कंजर्व नहीं कर पाते क्योंकि हम लोग अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में एनर्जी यूज़ कर लेते हैं। आ रहा बात समझ में? ठीक, चलिए दिखते हैं।
एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाई दिस कन्फर्मर हैड नॉट इवॉल्व टू बिकम रेगुलेटर। कुछ कन्फर्मर जो थे वो रेगुलेटर की तरह इवॉल्व क्यों नहीं हो पाए, जो कन्फर्मर से वो भी रेगुलेटर में क्यों नहीं इवॉल्व हो पाए। तो वापस से वही बात बोला गया कि कन्फर्मर जो थे वो रेगुलेटर में इसलिए नहीं इन्वॉल्व हो पाए कि क्योंकि जब नेचर में भगवान बना रहे थे रेगुलेटर, तो उस दौरान सभी ऑर्गेनिज्म को देख रहे थे कि हाँ इसमें जो है, इसमें कॉस्ट जो है वो कितना है और बेनिफिट क्या होगा, उसके आधार पर क्लासीफाई किया गया था। आ रहा बात समझ में? ठीक, जैसे कि एक एग्जाम्पल समझाया गया, सपोज कीजिए कि अगर हम लोग जानते हैं कि एसी जो होता है वो सबके घर नहीं होता, एसी को वही अफोर्ड कर सकता है, वही उसके घर देखने को मिलता है जो अफोर्ड कर सकता है। इसी प्रकार से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिसके पास उतना अधिक एनर्जी नहीं होता है कि वो अपने एनर्जी को वेस्ट कर सके अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, इसलिए उसको रेगुलेटर में कन्वर्ट नहीं किया गया। आ रहा बात समझ में? ठीक, तो वही बोला गया है, क्या लिखा गया है कि बोला गया है कि कंसीडर द, क्या बोला गया है कि बोला गया हम लोग से कि मेनी सिंपली स्वीट, क्या लिखा गया है, हाँ चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि वाई दिस कन्फर्मर हैड नॉट इवॉल्व टू बिकम रेगुलेटर। ये जो कन्फर्मर थे वो क्यों रेगुलेटर की तरह इवॉल्व नहीं हो पाए, क्योंकि कन्फर्मर के पास उतने अधिक एनर्जी नहीं होती है जिसका वो खर्च कर सके अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, इसलिए वो रेगुलेटर में कन्वर्ट नहीं हो पाए। आ रहा बात समझ में? ठीक, चलिए उसके बाद फिर क्या दिखा होगा, बहुत सारे सिंपली, जो अगर बात करें तो मेनी सिंपली स्वीट इट आउट, बहुत सारे सिंपली, जैसे हम लोग होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जितने भी रेगुलेटर होते हैं वो सिंपली स्वीट को रिलीज करते हैं और अपने सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस को रिजाइन कर देते हैं। यानी कि कहने का मतलब कि जो कन्फर्मर होते हैं वो तो टेम्परेचर जब बढ़ता होगा तो हो सकता है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर अच्छे से काम करते हैं, लेकिन 30 हो गया तो उनका बॉडी का टेम्परेचर भी 30 हो गया, और 30 हो गया तो हो सकता है वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हो। लेकिन हम लोग में ऐसा नहीं है। रेगुलेटर क्या करते हैं कि रेगुलेटर जो होते हैं, अगर 30 है बॉडी का, अगर 30 है बॉडी का टेम्परेचर या 37 डिग्री सेल्सियस सपोज कीजिए हम लोग का है, तो बाहर 40 हो, 50 हो, 10 हो, 15 हो, उससे मतलब नहीं, हमेशा हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही होगा, क्योंकि हम लोग पास एबिलिटी है बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखने की एनर्जी यूज़ करके, तो हमारे बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होगा, मेंटेन रहेगा। ठीक, और इसके कारण हम लोग सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस ना करके ऑप्टिमल परफॉर्मेंस को शो करते हैं। ऑप्टिमल का मतलब कि बेस्ट वे में काम करते हैं, और सब ऑप्टिमल का मतलब कि एक अच्छे लेवल से नीचे जाकर काम करना। आ रहा बात समझ? तो रिजाइन का मतलब क्या होता है कि हम लोग सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास एबिलिटी होती है इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखने की। आ रहा बात समझ में? थर्मो रेगुलेशन एक एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है ऑर्गेनिज्म के लिए, मालूम है कि इसमें एनर्जी खर्च होता है, और ये खासकर स्मॉल एनिमल में देखने को मिलता है, जैसे श्रीव हो गया, ह्यूमन बर्ड हो गया। इनमें उतना अधिक एनर्जी नहीं होता है कि वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन कर सके। हीट लॉस, हीट गेन क्या होता है, सरफेस एरिया का फंक्शन होता है। सरफेस एरिया का जितना अधिक सरफेस एरिया उतना अधिक हीट गेन या हीट लॉस होगा। स्मॉलर एनिमल जो होते हैं उनमें सरफेस एरिया क्या होता है, लार्जर होता है उनके वॉल्यूम के कंपैरिजन में, इसलिए वो हीट जो होते हैं वो काफ़ी फास्ट रिलीज करेंगे, जिसके कारण उनको फिर से हीट गेन करने के लिए एनर्जी खर्च करना पड़ सकता है। आ रहा बात समझने? और यही कारण है कि जो कोल्ड रीजन होता है, कोल्ड रीजन में आप स्मॉलर एनिमल को नहीं देखिएगा क्योंकि उनके सरफेस एरिया ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा होंगे तो हीट लॉस करेंगे, क्योंकि बाहर टेम्परेचर कम है तो अंदर से बाहर की ओर टेम्परेचर मूव करेगा। इसलिए कोल्ड एरिया में कैसे एनिमल रहते हैं, बड़े साइज के एनिमल रहते हैं जिसका सरफेस एरिया क्या हो, कम हो। तो दिस इज द मेन रीजन व्हाई वेरी स्मॉल एनिमल आर रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, वही बात की इवोल्यूशन के दौरान कॉस्ट और बेनिफिट क्या होगा, इंटरनल इन्वायरमेंट का, कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट का, इसको भी ध्यान रखा गया था। सम स्पेसीज हैव इवॉल्व द एबिलिटी टू रेगुलेट, कुछ ऐसे भी स्पेसीज होते हैं जिनके पास अपने बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को रेगुलेट करने की क्षमता तो होती है लेकिन एक लिमिटेड रेंज तक, बट ओवरऑल लिमिटेड रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन। अगर ज़्यादा वेरिएशन हुआ इन्वायरमेंटल कंडीशन में तो उसके बाद वो सिंपली कन्फॉर्मर्स की तरह बिहेव करने लगते हैं। आ रहा बात में? जब कभी एक्सटर्नल कंडीशन स्ट्रेसफुल होता है कुछ समय के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, तो ऑर्गेनिज्म के पास अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए दो चॉइस होता है, या तो माइग्रेट कर जाना या फिर सस्पेंड कर जाना। माइग्रेशन क्या होता है, तो जब कोई ऑर्गेनिज्म एक स्थान से यानी हार्श हैबिटेट या एडवर्स कंडीशन से मूव करके दूसरे फेवरेबल कंडीशन में मूव जाता है तो उसको बोलते हैं माइग्रेशन। जैसे कि रसिया में साइबेरिया है, साइबेरिया में साइबेरियन क्रेन रहते हैं, वो साइबेरियन क्रेन जो होते हैं
चूंकि वहाँ पर ठंड अधिक पड़ता है तो इसलिए वो मूव करके वो राजस्थान के भरतपुर केवलादेव नेशनल पार्क में आते हैं, और जैसे ही वहाँ ठंड खत्म होती है तो वापस से वो अपने साइबेरिया लौट जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? माइग्रेशन। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हम पर्सन दिल्ली से शिमला मूव करते हैं गर्मी के दिन में। आ रहा बात समझ में? इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि एवरी विंटर, प्रत्येक ठंड में, जो फेमस केवलादेव नेशनल पार्क है भरतपुर राजस्थान में, यहाँ हजारों के तादाद में क्या आती है? माइग्रेटरी बर्ड आती है साइबेरिया से और भी दूसरे नॉर्दर्न रीजन से। ठीक। सस्पेंड क्या है? तो जो एनिमल अपने आप को माइग्रेट नहीं कर सकते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस को कवर नहीं करते हैं, वो उसी अपने ही सेम रीजन में वो अपने आप को एनवायरमेंट कंडीशन से छुपा लेते हैं, उसी को बोलते हैं सस्पेंड। सस्पेंड में हम लोग तीन चीज पढ़ेंगे, या तो एस्टिवेशन, या फिर हाइबरनेशन, या फिर डाइपॉज। गर्म ठंड के दिन में जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप को ठंड से बचने के लिए अपने एरिया में जब छुप जाता है तो उसको बोलते हैं हाइबरनेशन। जैसे भालू होता है, भालू हम लोग देखते हैं ठंड में क्या होता है? सो जाता है, अपने घर में सोए रहता है, इसको बोलते हैं हाइबरनेशन। हम लोग देखते हैं मेढक जो होता है, मछली जो होती है, या स्नेल जो होता है, वो गर्म के दिन में जब तालाब लगा पानी सूख जाता है तो जमीन के अंदर चले जाते हैं, इसको बोलते हैं एस्टिवेशन, गर्मी से बचने के लिए। आ रहा बात समझ में? इसी प्रकार से देखते हैं हायर प्लांट में सीड और कुछ वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं जो कि टाइड ओवर, यानी जो कि सीड या वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो कि जर्मिनेट करते हैं फेवरेबल कंडीशन में, जब फेवरेबल कंडीशन में जब मॉइस्चर और टेम्परेचर देखने को मिलता है। नहीं तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये अपने आप को क्या कर लेते हैं? अपने आप को डॉर्मेंसी स्टेट में रख लेते हैं। डॉर्मेंसी मतलब कि अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी को पूरी तरह से क्या कर लेते हैं? स्टॉप कर लेते हैं। जब उनको फेवरेबल टेम्परेचर और फेवरेबल मॉइस्चर नहीं मिलेगा तो वो अपने आप को क्या कर लेते हैं? अपने आप को डॉर्मेंसी के स्टेट में रख लेते हैं, यानी अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रिड्यूस कर लेते हैं, कम से कम कर लेते हैं, यानी उतना ही एनर्जी खर्च करते हैं जितना उनको जीवित रहने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए। जैसे कि हम लोग देखते हैं बहुत सारे सीड, चना हो गया, धान हो गया, गेहूं हो गया, क्या ये सब लिविंग नहीं है? लिविंग है, बिल्कुल नहीं लिविंग है, उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं कि वो नॉन लिविंग है, लिविंग है, लेकिन अभी वो अपने आप को डॉर्मेंसी स्टेट में बनाया हुआ, क्योंकि उसको ना वाटर मिल रहा है ना वो टेम्परेचर मिल रहा है। आ रहा बात समझने? तो वो अभी अपने आप को डॉर्मेंसी के स्टेट में रखा हुआ है, इसलिए आपको वो लिविंग की तरह नहीं दिखाई देता, लेकिन वो लिविंग है। लेकिन उसी जब सीड को हम लोग सॉइल में डालते हैं, वाटर डालते हैं, तो उसको सारा कंडीशन मिलने लगता है, तो उसके बाद वो जर्मिनेट कर जाता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कि जैसे कि जू प्लैंकटन होते हैं लैक में, पॉन्ड में, जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करता है? अपने आप को डाइपोज के स्टेट में रख लेता है, यानी ये भी अपने आप को सस्पेंड कर लेता है, अपने आप को छुपा लेता है, अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है, सस्पेंड जिसको बोलते हैं। तो हम लोग जो एनिमल माइग्रेट मूव नहीं कर सकता है, तो उसमें हम लोग देखें क्या क्या देखें उसमें, तो उसमें हम लोग देखें जो मूव नहीं कर पाते हैं, तो उसमें हम लोग देखें कि या तो वो हाइबरनेट कर जाएगा, या एक्टिवेट कर जाएगा, या फिर डाइपोज में चल जाएगा, या फिर डॉर्मेंसी स्टेट में चला जाएगा। एडेप्टेशन क्या होता है? तो एडेप्टेशन हम लोग बोलेंगे कि हम लोग देखते हैं कि जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट होता है उससे जूझने के लिए, यानी अलग अलग प्रकार के पाथ उपलब्ध है उन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट से अपने आप को बचाने के लिए, जूझने के लिए। ठीक। तो हम लोग बोलेंगे क्या, चाहे तो वो फिजियोलॉजिकल के थ्रू अपने आप को एक्सट्रीम कंडीशन से बचाता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बिहेवियरल रिस्पांस के थ्रू अपने आप को कोई भी ऑर्गेनिज्म एक्सट्रीम या हार्श हैबिटेट से बचाता है, या तो अगर बात करें हम लोग तो मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन के थ्रू अपने आप को बचाता है, या तो अगर बात करें तो बायोकेमिकल एडेप्टेशन के थ्रू अपने आप को सर्वाइव करता है हार्श हैबिटेट में। ठीक। तो एडेप्टेशन क्या होता है? एक प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जिसके हेल्प से वो उस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाता है और रिप्रोड्यूस कर पाता है। आ रहा बात समझने? ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल हो, फिजियोलॉजिकल हो, या बिहेवियरल हो। ठीक। कई सारे एडेप्टेशन ऐसे भी होते हैं जो लंबे समय के बाद देखने को मिलता है और वो उनके जीन में फिक्स हो जाता है, जेनेटिकली फिक्स हो जाता है। जैसे कि वाटर का स्रोत ना होने पर, जो नॉर्थ अमेरिका में एक कंगारू रैट पाया जाता है, वाटर का स्रोत ना होने पर वो क्या करता है कि वो अपने फैट को ऑक्सीडाइज करता है, और फैट को जब ऑक्सीडाइज करता है अपने बॉडी को, तो उससे जो बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर निकलता है, और उसी वाटर का वो यूज करता है अपने जो भी काम होता है उसको करने के लिए, बॉडी के फंक्शन को करने के लिए। ठीक। इसके अलावा वो अपने
अपने यूरिन को कंसंट्रेट कर लेता है ताकि मिनिमम से मिनिमम वाटर का लॉस हो। और इस प्रकार से कंगारू रेट अपने जीवन काल में कभी भी पानी की उसको मतलब पानी वो लेता ही नहीं है बाहर से, ठीक। तो ये जो है ये क्या हो गया है, ये जो एडेप्टेशन है वो क्या है, वो जेनेटिकली फिक्स हो गए और लंबे समय के बाद इवॉल्व हुए हैं, ठीक। इसके बाद देखते हैं कई सारे डेजर्ट प्लांट हो गए। तो हम लोग क्या देखते हैं, डेजर्ट प्लांट जो होते हैं उनमें थिक क्यूटिकल होता है, उनके लीफ सरफेस पे थिक क्यूटिकल होता है, हैव देयर स्टोमाटा। इसके अलावा उनमें जो स्टोमाटा होता है वो डीप में होता है, काफ़ी गहराई में होता है, संकेन स्टोमाटा होता है ताकि कि अधिक टेम्परेचर में वाटर का अधिक से अधिक लॉस ना हो सके, ट्रांसपिरेशन कम हो, क्योंकि जितना अंदर होगा उतना कम लाइट पहुंच पाएगा। आ रहा बात समझ में, ठीक। इसके अलावा उनमें जो फोटोसिंथेटिक पाथवे होते हैं डेजर्ट प्लांट में वो स्पेशल टाइप होते हैं, कैंप पाथवे, जहाँ पर स्टोमाटा जो होता है वो डे के टाइम में ओपन नहीं होता है, नाइट के टाइम में ओपन होता है, क्योंकि अगर डे के टाइम में ओपन होगा तो वाटर अधिक लॉस होगा, इसलिए नाइट के टाइम में ओपन होता है। लीफ जो होते हैं उनमें रिड्यूस कर जाते हैं। अगर बात करें तो स्पाइन में जैसे कि ऑपुंसिया हो गया, और जो ताकि अगर लीफ रहेगा तो क्या होगा, ट्रांसपीरेशन होगा। इसके अलावा फोटोसिंथेटिक जो होता है वो फ्लैटेंड स्टीम के द्वारा देखने को मिलता है। एलन रूल क्या होता है, तो जो मैमल्स होते हैं कोल्डर रीजन्स के, उनका जो लिम्स होता है और जो इनका ईयर्स होता है, ईयर लिम्स होता है, यानी जो उनका कान होता है और हाथ पैर होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, ठीक। क्यों, क्योंकि बॉडी के कंपैरिजन में उनका जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक। तो इसलिए जो भी कोल्डर रीजन में एनिमल्स पाए जाते हैं उनका जो ईयर होता है और लिम्स होता है वो छोटे छोटे होते हैं। क्यों, ताकि हीट का लॉस कम से कम हो सके, और इसी को बोलते हैं एलन रूल्स। आ रहा बात समझने। इसी प्रकार से हम लोग पोलर सीज, यानी जो पोलर रीजन में जो सी समुद्र होते हैं वहां पर देखते हैं सील पाई जाती है। सील एक मछली है जिसमें थिक लेयर होता है फैट का, उनके स्किन के नीचे फैट का थिक लेयर होता है जिसको ब्लबर बोलते हैं, और ये क्या करता है, बॉडी के हीट को लॉस होने से रोकता है, एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। आ रहा बात समझने, ठीक। उसके बाद फिर हम लोग क्या देखते हैं, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें कि क्या होता है, एडेप्टेशन देखने को मिलता है। जो एडेप्टेशन कैसा होता है, फिजियोलॉजिकल होता है, ठीक, जो कि रिस्पॉन्ड करते हैं तुरंत से। जैसे कि कभी आप हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन पे हम लोग जब जाते हैं, जैसे कि रोहतांग पास नियर मनाली के पास है, 3500 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पे है, ठीक। तो हम लोग क्या एक्सपीरियंस करते हैं, हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। एल्टीट्यूड सिकनेस का मतलब कि जब कोई व्यक्ति अधिक ऊंचाई पे जाता है तो उसको एक सिकनेस, मतलब एक सिम्टम देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। और इसका सिम्टम क्या क्या होता है, तो जैसे कि जी का घबराना, हार्ट पाल्पिटेट करना, इसके अलावा अगर बात करें तो चक्कर आना, उल्टी होना, आराबाद समय थकावट होना बॉडी का, ये सब क्या है, एल्टीट्यूड सिकनेस इसको बोलते हैं, ठीक। तो लेकिन बाद में हम लोग देखते हैं कुछ समय के बाद जो होता है वो एल्टीट्यूड सिकनेस जो होता है वो अपने आप खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि बॉडी जो होता है कुछ समय के बाद अपने आप को उस रीजन के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेता है। आ रहा बात समझ में, कैसे, तो हम लोग देखते हैं कि जो वहाँ पर होता है, जैसे जब भी हम कभी हाई एल्टीट्यूड एरिया पर जाते हैं तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है, और लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने के कारण हम लोग अगर आपको मालूम होगा तो मालूम होगा कि जितना अधिक प्रेशर बढ़ेगा उतना अधिक ऑक्सीजन जो है वो बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन के साथ, और जितना प्रेशर कम उतना कम ऑक्सीजन बाइंड करेगा। तो जो ऑक्सीजन का जो बाइंडिंग करने की जो क्षमता होती है हीमोग्लोबिन के साथ, यानी हीमोग्लोबिन का जो बाइंडिंग एफिनिटी होता है वो डिक्रीज कर जाता है, जिसके कारण जितना हमारे बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। आ रहा है बात समझ में, ठीक, समझ में आ रहा है, ठीक। तो उतना ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, लेकिन बाद में क्या होता है, धीरे धीरे कि आरबीसी का संख्या बढ़ता है, इसके अलावा ब्रीदिंग रेट बढ़ता है, और ब्रीदिंग रेट और आरबीसी की संख्या बढ़ने के कारण हमारा जो बॉडी का ऑक्सीजन जितना चाहिए होता है वो मिलने लगता है, इसलिए सिम्टम जो होता है वो डिसअपियर होता है। और यही कारण है कि प्लेन रीजन में पाए जाने वाले लोगों के तुलना में हाई रीजन, यानी हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन में पाए जाने वाले लोगों के अंदर जो आरबीसी का संख्या होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर पार्शियल प्रेशर जो होता है ऑक्सीजन का कम होता है, तो बाइंडिंग एफिनिटी हीमोग्लोबिन का कम होगा, इसलिए आरबीसी के संख्या को बढ़ा दिया जाता है। आ रहा है बात समझ में, ठीक। चलिए देखते हैं उसके बाद। अब हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ ऐसे भी एनिमल होते हैं जो कि हम लोग देखते हैं कि वो क्या करते हैं कि उनमें अगर बात करें हम लोग तो वो क्या करते हैं कि फिजियोलॉजिकली क्या करते हैं, अपने बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को रेगुलेट करते हैं, ठीक। आ रहा बात समझ में, जैसे कि हम लोग हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से, बाहर गर्मी में 40 या 50 डिग्री, तो हम लोग बॉडी में स्वेट रिलीज करते हैं। स्वेट क्यों रिलीज करते हैं, स्वेट इसलिए रिलीज करते हैं ताकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाए, डिक्रीज कर जाए,
स्वेट जब इवापोरेट करता है तो बॉडी को ठंडक मिलती है, इससे हमारा बॉडी का टेम्परेचर डाउन करता है। ठीक, इसी प्रकार से ठंड के दिन में क्या होता है कि बाहर का टेम्परेचर कम, बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा। आ रहा बात समझे? तो बॉडी में हीट को बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिबरिंग करते हैं, कपकपाते हैं, तो इससे बॉडी का टेम्परेचर राइज करता है। तो ये जो एडेप्टेशन है इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। तो हम लोग फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन का यूज करते हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, और इसमें एनर्जी खर्च होता है। आ रहा बात समझ में? ठीक, कुछ ऐसे भी माइक्रोब्स होते हैं जो कि वो काफ़ी गर्म स्थान पर, हॉट स्प्रिंग हो गया, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट हो गया, या अगर बात करें तो वैसे रीजन में पाए जाते हैं जहां पर टेम्परेचर जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो हम लोग बोलेंगे ये सभी पॉसिबल है बायोकेमिकल एडेप्टेशन के द्वारा, क्योंकि उनके बॉडी में कुछ ऐसा केमिकल होता है जिस केमिकल की मदद से वो इजिली टॉलरेट कर पाते हैं इस तरह के हार्श हैबिटेट को। इसी प्रकार से कुछ ऐसी फिश होती हैं जो अंटार्कटिका वाटर में रहती हैं जिसका टेम्परेचर 0 से भी नीचे होता है, तो वो फिश होती हैं अपने ब्लड को जमने से, फ्रीज होने से कैसे बचा पाती हैं। या कुछ ऐसे भी इनवर्टिब्रेट होते हैं और फिश होते हैं जो काफ़ी समुद्र के गहराई में होती है। तो सबको मालूम है जितना नीचे जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना बढ़ेगा, जितना ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना घटेगा। तो समुद्र में नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में 100 गुना एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है। आ रहा है बात समझ में? तो वो कैसे सर्वाइव कर पाती है? तो ये सब जो है वो सर्वाइव कर पाती है क्योंकि इनमें बायोकेमिकल एडेप्टेशन देखने को मिलता है। आ रहा है बात समझ में? ठीक, तो हम लोग कौन कौन सा एडेप्टेशन पढ़े? बिहेवियरल एडेप्टेशन, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, बायोकेमिकल एडेप्टेशन। इसी प्रकार से कुछ एग्जाम्पल है बिहेवियरल एडेप्टेशन का, जैसे कि एक डेजर्ट लिज़ार्ड, डेजर्ट में पाई जाती है डेजर्ट लिज़ार्ड, उनके पास ये क्षमता नहीं होता है, यानी फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन नहीं होता है कि वो बॉडी के वो बाहर के टेम्परेचर से जूझने के लिए। ठीक, तो वो क्या करती है, वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाते हैं बिहेवियरल एडेप्टेशन के द्वारा। बिहेवियरल एडेप्टेशन के दौरान मतलब बिहेवियरल एडेप्टेशन के द्वारा वो कैसे अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं? तो वो करते क्या हैं कि जब उनका बॉडी का टेम्परेचर एक कंफर्ट जोन से नीचे गिरने लगता है तो वो क्या करते हैं, अपने जो भी अपने घर होता है या हैबिट होता है या बरो बोल सकते हैं, वहाँ से निकल कर बाहर आते हैं, धूप को लेते हैं, धूप से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, और हीट एब्जॉर्ब करने के बाद जब उनका बॉडी का टेम्परेचर कंफर्ट जोन से ऊपर जाने लगता है तो फिर से भागकर फिर से जाकर छिप जाते हैं अपने घर में। ठीक, फिर कुछ समय तक बैठेंगे, फिर जब उनका बॉडी का टेम्परेचर कंफर्ट जोन से नीचे गिरने लगे तो फिर क्या करेंगे, फिर झट से निकलेंगे उसमें और फिर जाएंगे बाहर निकल के और फिर सन के लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, हीट को लेंगे, फिर बढ़ने एक कंफर्ट, फिर क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे पहुंचते पहुंचते कंफर्ट जोन पे आएगा, फिर कंफर्ट जोन से पहुंचते पहुंचते ऊपर जाना शुरू करेगा, तो फिर से झट से वहां से उठकर फिर कहाँ चले जाएंगे, फिर से चले जाएंगे आपके, अगर बोले तो फिर से कहाँ चले जाते हैं, फिर से चले जाते हैं वो लोग चले जाते हैं, अगर बात करें तो फिर से हम लोग देखते हैं वो लोग चले जाते हैं कहाँ पर, तो वो लोग चले जाते हैं ठीक। अब हम लोग क्या किए, अब हम लोग सारा हम लोग ऑर्गेनिज्म लेवल पे इकोलॉजी के बारे में स्टडी कर लिए। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे पॉपुलेशन लेवल के बारे में इकोलॉजी को। आ रहा बात समझ? पॉपुलेशन क्या होता है? तो पॉपुलेशन हम लोग बोलेंगे कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम टाइप ऑफ स्पेसीज। आ रहा बात समझ? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम टाइप ऑफ स्पेसीज विच आर प्रेजेंट इन अ पार्टिकुलर geographical area which can share or compete for the same type of resources or interbreed with each other and constitute a population। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी एंड कंस्टिट्यूट इंटरब्रीड विथ ईच अदर एंड फॉर्म द ऑफ स्प्रिंग। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन। यानी पॉपुलेशन क्या होता है, तो वैसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो कि एक ही स्पेसीज से बिलोंग करते हैं। अब ये नहीं बोलेंगे कि एक कुत्ता है, एक आदमी है, एक बिल्ली है, एक घोड़ा है और एक चूहा है, एक पंछी है, तो इसको पॉपुलेशन नहीं बोलेंगे। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को केवल पॉपुलेशन नहीं बोलते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम टाइप ऑफ स्पेसीज, एक ही प्रकार के स्पेसीज, मतलब कि आदमी है तो आदमी का ही ग्रुप होना चाहिए, उसको पॉपुलेशन बोलते हैं। आ रहा बात समझने? ठीक, तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम टाइप ऑफ स्पेसीज फाउंड इन अ वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया शेयर और कम्पीट, या तो शेयर करते हो या फिर कम्पीट करते हो एक ही प्रकार के रिसोर्सेज के लिए, आपस में इंटरब्रीड करते हो और इस प्रकार से पॉपुलेशन को तैयार करते हो। इंटरब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि पॉपुलेशन केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण प्रोड्यूस होने वाले ऑफ स्प्रिंग को ही बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इकोलॉजी
जब इकोलॉजी का जो जब हम लोग इकोलॉजी की स्टडी करते हैं, यानी जो इकोलॉजी को स्टडी करते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, जरूरी नहीं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों के कारण प्रोड्यूस होने वाले ऑफस्प्रिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों में से किसी भी कारण प्रोड्यूस होने वाले ऑफस्प्रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे, हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे, ठीक, चलिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे, हाँ, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि इकोलॉजी जो होते हैं वो बोलते हैं कि जरूरी नहीं भैया कि ये केवल जरूरी नहीं है कि आपका कि केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण ही आप उसी को जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है, पॉपुलेशन बोलिए, पॉपुलेशन में सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों के कारण प्रोड्यूस होने वाले ऑफस्प्रिंग को हम लोग काउंट करते हैं, जैसे कि ऑल द कार्मोनेंट इन वेटलैंड, रेट इन अबैंडन ड्वेलिंग, यानी जो जितने भी चूहे होते हैं, टिकुल ट्री इन फॉरेस्ट, बैक्टीरिया इन कल्चर प्लेट, लोटस प्लांट इन पॉन्ड, ये सब एग्जाम्पल है पॉपुलेशन का। ठीक, चलिए, अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं पॉपुलेशन का कैरेक्टर क्या होता है, ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर क्या होता है। तो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बदलते हुए इन्वायरमेंट के साथ क्या करते हैं, जूझते हैं, लड़ते हैं उनके साथ, जबकि पॉपुलेशन लेवल पर अगर बात करें तो पॉपुलेशन लेवल पर जब भी इन्वायरमेंट में चेंजेस होगा तो उनमें क्या होगा, उनमें नेचुरल सिलेक्शन देखने को मिलेगा। आ रहा बात समझ में, नेचुरल सिलेक्शन के दौरान ये क्या करेंगे, डिजायर्ड ट्रेट, यानी जो उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सुटेबल होगा उनमें डेवलप होगा। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, देखिए पॉपुलेशन क्या होता है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग बात करें तो पॉपुलेशन अगर बात करें तो हम लोग क्या देखेंगे कि पहला देखें कि पॉपुलेशन के लेवल पर क्या होता है, पॉपुलेशन के लेवल पर इवोल्यूशन होता है, जबकि ऑर्गेनिज्म के लेवल पर क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म के लेवल पर अगर हम लोग बात करें तो वो बदलते हुए इन्वायरमेंट के साथ कॉप अप करते हैं, यानी जूझते हैं उनसे। ठीक, इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होता है, तो वो इकोलॉजी जो पॉपुलेशन को जोड़ता है, अगर बात करें तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स वो इकोलॉजी जो कि जोड़ता है, पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होता है, तो वो इकोलॉजी जो कि इकोलॉजी को पॉपुलेशन जेनेटिक्स और इवोल्यूशन से जोड़ता है, वैसे इकोलॉजी को हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी। आ रहा बात समझ, तो पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होता है, तो उस इकोलॉजी को पॉपुलेशन इकोलॉजी बोलते हैं जो इकोलॉजी जो होता है वो जोड़ता है किसको किसको, तो जो इकोलॉजी जोड़ता है पॉपुलेशन को, सॉरी, इकोलॉजी को पॉपुलेशन और जेनेटिक इवोल्यूशन से, यानी पॉपुलेशन जेनेटिक और इवोल्यूशन से जोड़ता है, उसको बोलते हैं हम लोग पॉपुलेशन इकोलॉजी। ठीक, अब उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि जो पॉपुलेशन होते हैं उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक, जबकि इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का नहीं होता है, जैसे इंडिविजुअल कोई भी ऑर्गेनिज्म, जैसे हम हैं, ठीक, तो हम हैं तो हम या तो मेल हो सकते हैं या फिर फीमेल हो, सॉरी, या तो हम जन्म ले सकते हैं या फिर मेरा मृत्यु हो सकता है, यानी बर्थ या डेथ हो सकता है, जबकि पॉपुलेशन पे ऐसा नहीं होता। पॉपुलेशन में ये नहीं बोल सकते कि बर्थ हुआ या डेथ हुआ, पॉपुलेशन के लेवल पर बर्थ रेट होता है या डेथ रेट होता है। आ रहे बात समझ में, बर्थ रेट या डेथ रेट क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि प्रति व्यक्ति कितने लोगों का जन्म हुआ या कितने लोगों की मृत्यु हुई, उसी को बोलते हैं बर्थ या डेथ रेट। बर्थ रेट या डेथ रेट कैसे निकालते हैं, तो जैसे सपोज कीजिए, फॉर एग्जांपल लेते हैं, तो सपोज कीजिए कि 20 लोटस किसी पॉन्ड में प्रेजेंट है। ठीक, अगले साल क्या हुए, 4 और लोटस बढ़ गए, यानी टोटल लोटस कितना हो गया, 24। तो चेंजेस कितने से हुए, 4 से, यानी 4 अपॉन, शुरुआत में कितने थे, 20, यानी 4 अपॉन 20। आ रहा बात समझ, तो कितना हो जाएगा, 4 अपॉन, अगर 20 हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर 4 अपॉन 20 देखेंगे तो 0.2, यानी कि प्रति लोटस जो है एक साल में 0.2 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है। आ रहा बात समझ, तो बर्थ रेट या डेथ रेट कैसे निकालते हैं, चेंजेस इन पॉपुलेशन, कितना से चेंजेज हुआ बाय इनिशियल रेट, इनिशियल पॉपुलेशन, चेंजेस इन पॉपुलेशन बाय इनिशियल इन पॉपुलेशन। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कि फ्रूट फ्लाई का एग्जांपल दिया है इसमें, तो फ्रूट फ्लाई जो है अगर बात करें हम लोग, तो अगर हम लोग देखें तो फ्रूट फ्लाई किसी लैब में सपोज कीजिए कि 40 फ्रूट फ्लाई थी, ठीक, जिनमें से हम लोग देखें एक वीक के अंदर 4 फ्रूट फ्लाई मर गई। आ रहा बात समझे, तो अब कितना बची होगी, करंट होगा 36 फ्रूट फ्लाई। ठीक, तो चेंजेस कितना से हुआ, 40 माइनस 36 करेंगे यानी 4, यानी ऐसे भी समझ सकते हैं, 4 फ्रूट फ्लाई मरी यानी 4 से चेंजेज हो गया, 4 अपॉन, उसके बाद चलिए हम लोग क्या देखें, तो हम लोग देखें कि हम लोग क्या देखें, अब पॉपुलेशन है सर्टेन एट्रीब्यूट, पॉपुलेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन का जो होता है वो बर्थ रेट होता है,
डेथ रेट होता है। जबकि अगर बात करें इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का, तो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का या तो बर्थ होगा या फिर डेथ होगा, यानी बर्थ रेट और डेथ रेट देखने को नहीं मिलेगा। कोई ऑर्गेनिज्म या तो उसका जन्म होगा या किसी का मृत्यु होगा। लेकिन पॉपुलेशन लेवल पर अगर बात करें तो पॉपुलेशन लेवल पर बर्थ रेट होगा, नहीं तो डेथ रेट होगा। ठीक, बर्थ रेट कैसे निकालते हैं या डेथ रेट? तो बर्थ रेट डेथ रेट निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है चेंज इन पॉपुलेशन बाई टोटल, चेंज इन पॉपुलेशन बाई इनिशियल पॉपुलेशन। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स अगर बात करें तो सेक्स रेशियो। कोई इंडिविजुअल या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। जबकि अगर बात करें तो पॉपुलेशन का अपना एक सेक्स रेशियो होगा। जैसे कि सपोज कि 100% पॉपुलेशन, तो 100% पॉपुलेशन मतलब 60% पॉपुलेशन जो होगा वो फीमेल होगा और 40% जो पॉपुलेशन होगा वो मेल होगा। तो पॉपुलेशन का अपना एक सेक्स रेशियो होगा। population at any given time is composed of individual of different ages। पॉपुलेशन जो होता है किसी भी समय पर अलग अलग एजेस के लोगों के मिलने के द्वारा बनता है। जैसे कि प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव किसको बोलते हैं? जो लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, जैसे 0 से लेकर 15 साल या 16 साल तक को हम लोग प्री रिप्रोडक्टिव बोलते हैं। फिर 15 से लेकर अगर बात करें 45 साल, मेल में तो पूरे लाइफ टाइम देखने को मिलता है रिप्रोडक्शन। लेकिन फीमेल में अगर बात करें तो मेनोपॉज जो हो जाता है वो 45 के साल के बाद से हो जाता है। तो रिप्रोडक्टिव किसको बोलेंगे? 15 से 45। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव बात करें तो 45 के बाद वाले एज को पोस्ट रिप्रोडक्टिव बोलते हैं। तो कोई भी पॉपुलेशन अलग अलग एजेस के लोगों के मिलने के द्वारा बनता है। रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले एज के मिलने के द्वारा बनता है। अलग अलग एजेस के लोगों के मिलने के द्वारा बनता है। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग क्या बात करते हैं? उसके बाद अगर हम लोग बात देखें तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या देखते हैं? उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब हम किसी पॉपुलेशन को हम लोग क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं। ठीक, जब हम लोग एज के डिस्ट्रीब्यूशन पर पॉपुलेशन को ड्रॉ करते हैं, एज के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर कि रिप्रोडक्टिव वाले लोग इतने हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्री रिप्रोडक्टिव वाले इतने हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले इतने हैं। तो जब किसी एज के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर हम लोग ड्रॉ करते हैं पॉपुलेशन को, तो उसको हम लोग बोलते हैं उस हम लोग डायग्राम को क्या बोलते हैं? उस डायग्राम को बोलते हैं एज पिरामिड। क्या बोलते हैं? एज पिरामिड। आ रहा बात समझ में? ठीक, जैसे शेप ऑफ पिरामिड रिफ्लेक्ट द ग्रोथ ऑफ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन। जो पिरामिड का शेप होता है वो पॉपुलेशन के ग्रोथ स्टेटस को बतलाता है कि कोई भी पॉपुलेशन कैसा है, कि पॉपुलेशन वहां पर डिक्लाइनिंग है या फिर पॉपुलेशन अगर बात करें तो स्टेबल है या फिर एक्सपैंडिंग है। ठीक, तो जैसे कि एक दिया हुआ है, जब प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा होता है रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव के तुलना में, तो वहाँ का पॉपुलेशन जो होता है वो क्या होता है? एक्सपांडिंग पॉपुलेशन होता है। ठीक, अगर रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव सेम होते हैं तो स्टेबल पॉपुलेशन। प्री रिप्रोडक्टिव अगर कम होता है रिप्रोडक्टिव के तुलना में, तो वहाँ का पॉपुलेशन जो होता है वो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन होता है। जैसे कि एक्सपांडिंग पॉपुलेशन का अगर बात करें तो एक्सपांडिंग पॉपुलेशन इंडिया, चाइना हो गया। स्टेबल पॉपुलेशन का बात करें तो अमेरिका हो गया। और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का जापान में आज भी जो टॉय बनाए जाते हैं वो बुजुर्गों के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ का पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी कम है, डिक्लाइनिंग है। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं साइज ऑफ द पॉपुलेशन। किसी पॉपुलेशन का जो साइज होता है वो काफ़ी कुछ बताता है उस हैबिटेट के बारे में। जाहिर सी बात है कि जिस हैबिटेट में कंडीशन जितना अधिक फेवरेबल होगा वहाँ पे उतना लोग रहना पसंद करेंगे। तो किसी भी हैबिटेट में अगर पॉपुलेशन कम है, इसका मतलब की है कि वहाँ का फेवरेबल कंडीशन सही नहीं है, या वहाँ के हैबिटेट के बारे में कुछ ऐसा फैक्टर है जो कि सूटेबल नहीं है। तो जो पॉपुलेशन का साइज होता है वो कहीं ना कहीं हैबिटेट के स्टेटस के बारे में भी बतलाता है कि उस हैबिटेट का स्टेटस क्या है। वॉट एवर बी द इकोलॉजिकल प्रोसेस वी विश टू इन्वेस्टिगेट इन अ पॉपुलेशन। चाहे जो भी हो इकोलॉजिकल प्रोसेस, हम लोग चाहते हैं पॉपुलेशन को इन्वेस्टिगेट करना। ठीक, जो भी हम लोग स्पेसीज देखते हैं, जो भी हम लोग पॉपुलेशन देखते हैं, अलग अलग जो भी हम लोग पॉपुलेशन देखते हैं, तो ये जो पॉपुलेशन है ये क्या कॉम्पिटिशन के कारण आया है, दूसरे स्पेसीज के साथ कंपटीशन के कारण आया है, या ये पॉपुलेशन बना कैसे है? तो हम लोग देखते हैं अब पॉपुलेशन के बारे में। हम लोग देखते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन जो होता है उसको हमेशा नंबर से काउंट करें ये ज़रूरी नहीं है। ठीक, अच्छा, उससे पहले हम लोग देखेंगे कि पॉपुलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन के साइज को हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी। हो सकता है किसी एरिया में पॉपुलेशन मिलियंस में हो, जबकि किसी एरिया में पॉपुलेशन 10 या 10 से भी कम हो। आ रहा बात सामने? ठीक, पॉपुलेशन डेंसिटी जो होता है हमेशा नंबर से मेज़र करें ये ज़रूरी नहीं है। पॉपुलेशन डेंसिटी को हम लोग कभी कभी मेज़र करते हैं नंबर से, लेकिन कभी कभी
पॉपुलेशन डेंसिटी नंबर के टर्म में मेजर करना या तो काफ़ी अधिक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है या फिर इम्पॉसिबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो बैक्टीरिया को जब ग्रो करते हैं कल्चर प्लेट में तो वहाँ पर हम लोग कॉलोनी काउंट करते हैं, एक एक बैक्टीरिया को काउंट नहीं करते हैं। इसी प्रकार से अगर दूसरा हम लोग बात करेंगे तो दूसरा हम लोग क्या देखते हैं कि एक बनियन ट्री है, और दूसरा अगर बात करें तो दूसरा अगर हम लोग देखते हैं तो पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस है, जिसको कैरोट ग्रास बोलते हैं। कैरोट ग्रास भारत में कैसे आया? तो कैरोट ग्रास जो था वो वीट के साथ इंपोर्ट होकर आया था भारत में, ठीक। तो कैरोट ग्रास जो है, यहाँ पर कैरोट ग्रास का संख्या ज्यादा है एज कंपेयर टू बनियन ट्री, लेकिन इसके बावजूद भी पॉपुलेशन डेंसिटी किसका अधिक बोलेंगे बनियन ट्री का, क्योंकि बनियन ट्री का बायोमास जो है वो ज़्यादा है। इसके अलावा अगर बायोमास के साथ साथ हम लोग बात करें तो उसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है एज कंपेयर टू पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस या कैरोट ग्रास के कंपैरिजन में, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कैरोट ग्रास के अमाउंट को। आ रहा बात समझ में, ठीक है। तो हम लोग अमाउंट को यहाँ पर हम लोग संख्या नहीं काउंट करें, यहाँ पर हम लोग बायोमास देख रहे हैं कि बायोमास जिसका ज़्यादा है उसका पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जब भी दो तालाब दिया हो और पूछा पॉपुलेशन डेंसिटी किसका ज़्यादा है, तो एक बार में जो फिश हम लोग कॉट पकड़ते हैं मछली, उसको हम लोग उस पॉन्ड या लैक के एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसका ज़्यादा होता है उसका पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होता है, ठीक। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो टाइगर का सेंसस होता है, बाघ का या शेर का जो जनगणना होता है, वो उनके पग मार्क यानी पैरों के जो नुकसान होते हैं उससे और फिकल मैटर के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं कि उनके पॉपुलेशन डेंसिटी को काउंट करते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी हमेशा नंबर के द्वारा मेजर किया जा सके ये जरूरी नहीं है। पॉपुलेशन डेंसिटी को नंबर से भी मेजर करते हैं, और जहां पर नंबर के द्वारा मेजर करने लायक नहीं है तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, या तो बायोमास का या पग मैटर या फिकल पैलेट, या फिर हम लोग नंबर एक बार में कितना कोई अमाउंट को हमने कैच किया उसके आधार पर भी हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी डिटरमाइन करते हैं, ठीक। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है? तो किसी भी स्पेसीज जो होते हैं उनका जो पॉपुलेशन साइज होता है कभी भी नेचर में स्टैटिक मतलब कांस्टेंट नहीं होता, या तो बढ़ेगा या फिर घटेगा, चेंज होते रहता है समय के साथ साथ, और ये डिपेंड करता है अलग अलग फैक्टर पर, फूड अवेलेबिलिटी, प्रीडेशन प्रेशर और एडवर्स वेदर, वहाँ का वेदर क्या है, प्रीडेशन प्रेशर कैसा है, ठीक। इसके अलावा वहाँ का फूड अवेलेबिलिटी क्या है, ठीक। चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी दैट गिव्स अस सम वाइड आइडिया, जो पॉपुलेशन डेंसिटी में जो चेंजेस होता है ये हमें कुछ आइडिया देता है कि क्या हो रहा है पॉपुलेशन के साथ, पॉपुलेशन बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो होता है वो बढ़ता कब है? जब कोई भी बाहर से स्पेसीज हमारे रीजन में आते हैं या हमारे जियोग्राफिकल एरिया में आते हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ता है, या किसी का जन्म होता है तो बढ़ता है। घटता कैसे है? तो जब कोई भी स्पेसीज हमारे जियोग्राफिकल रीजन से दूसरी जगह चले जाते हैं या फिर डेथ होता है तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ता कैसे है? तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ता है या तो हम लोग बोलेंगे कि नेटिलिटी के कारण, या फिर अगर बात करें हम लोग नेटिलिटी के कारण, या फिर हम लोग बात करें तो इमिग्रेशन के कारण। पॉपुलेशन डेंसिटी इमिग्रेशन के कारण या फिर नेटिलिटी कारण घटता कैसे? मॉर्टलिटी कारण या इमाइग्रेशन कारण। नेटिलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग द गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन, दिए हुए समय में पॉपुलेशन कितने लोगों का जन्म हुआ है, ठीक, इसको नेटिलिटी बोलते हैं। और ये जो होता है इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी में ऐड हो जाता है हमेशा, ठीक। मॉर्टलिटी क्या होता है कि कितने लोगों का जन्म हुआ पॉपुलेशन में, कितने लोगों का डेथ हुआ पॉपुलेशन में दिए हुए समय में, और ये क्या होता है माइनस हो जाता है इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी में। इमिग्रेशन मतलब कितने लोग बाहर से हमारे हैबिटेट में आए। जैसे सपोज कीजिए कोई लोग रहता है कोई है बिहार से पढ़ने के लिए कोटा चला गया, तो फिर क्या हुआ कि यहाँ से बिहार का पॉपुलेशन कम हो गया, ठीक। तो पॉपुलेशन कम हो गया तो इसको क्या बोलते हैं? इमाइग्रेशन, EMIGRATION। लेकिन कोई लोग जो है वो क्या हुआ कि कोई लोग जो है किसी कारणवश मतलब कोटा छोड़ के या बिहार आ गया, पटना आ गया, ठीक, लेकिन रहने वाला कहाँ का था? राजस्थान का। तो उसको हम लोग बोलेंगे इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब कि कितने लोग जो है वो बाहर से हमारे देश में मतलब हमारे रीजन में आए, जियोग्राफिकल रीजन में, ठीक। तो इमिग्रेशन जो होता है वो ऐड होता है और इमाइग्रेशन जो होता है माइनस होता है, ठीक। तो सपोज कीजिए किसी एरिया का पॉपुलेशन डेंसिटी n है, ठीक। तो T+1 टाइम पर, यानी जो पहले टाइम था उससे कुछ समय के बाद N+1 पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी होगा वो क्या हो जाएगा? NT यानी इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी प्लस बर्थ प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ प्लस इमाइग्रेशन,
ठीक। यू कैन सी फ्रॉम द अबव इक्वेशन दैट द पॉपुलेशन डेंसिटी विल इंक्रीज इफ द नंबर ऑफ बर्थ प्लस द नंबर ऑफ इमिग्रेंट। हम लोग देख सकते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा कब, जब नंबर ऑफ बर्थ और नंबर ऑफ इमिग्रेंट जो होगा अधिक होगा नंबर ऑफ डेथ और नंबर ऑफ इमाइग्रेशन के तुलना में। ठीक। नॉर्मल कंडीशन में बर्थ और डेथ जो होता है ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, किसी भी पॉपुलेशन डेंसिटी को इन्फ्लुएंस करता है नॉर्मल कंडीशन। लेकिन जब कोई नया नया हैबिटेट स्थापित हुआ है, कॉलोनाइज हुआ है, ठीक, तो वहां पर बर्थ और डेथ रेट इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं होता है पॉपुलेशन डेंसिटी को इन्फ्लुएंस करने वाला, वहां पर इमिग्रेशन या इमाइग्रेशन इंपॉर्टेंट होता है। जैसे सपोज कीजिए कि कोई बिहार, जैसे सपोज कीजिए कि झारखंड जो है वो 2000 ईस्वी में बिहार से अलग होकर बना था, ठीक, तो वहां पर पहले कोई लोग थोड़ी ना था, पहले यहाँ से पहले लोग जो था वो बिहार से धीरे धीरे कुछ लोग बसना शुरू किए झारखंड में, ठीक, तो उस समय जो पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाने में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था वो आपका इमिग्रेशन या इमाइग्रेशन कर रहा था, पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाने में या घटाने में, ठीक। तो इमिग्रेशन जो होता है, इमाइग्रेशन भी नहीं बोल सकते, इमिग्रेशन बोल सकते हैं, क्योंकि नया जब कोई हैबिटेट स्थापित होता है तो कोई लोग मूव करता है वहां पर, पहले से तो कोई था नहीं कि वो वहां से आएगा। तो स्टार्टिंग में जब कोई हैबिटेट स्थापित होता है तो कोई लोग मूव करता है और वही क्या करता है, पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। तो वही लिखा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल इफ अ न्यू हैबिटेट इज जस्ट बीइंग कॉलोनाइज, यदि कोई नया हैबिटेट स्थापित हुआ है तो इमिग्रेशन में कंट्रीब्यूट, जो इमिग्रेशन होगा वो काफी सिग्निफिकेंटली रोल प्ले करता है, में कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉपुलेशन के ग्रोथ में एज कंपेयर टू बर्थ रेट, क्योंकि वहां से कोई पहले से मौजूद ही नहीं है तो बर्थ होगा कहां से, पहले लोग नए हैबिटेट में जाएंगे, जाने के बाद रहेंगे तब तो फिर बर्थ रेट के कारण पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगा। तो शुरुआती में कोई नया हैबिटेट में जो पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करता है वो कौन होता है, वो होता है आपका इमिग्रेशन। अब क्या देखते हैं, ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ दो तरह के पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और एरिथमेटिक ग्रोथ, जिसको हम लोग वर्ल्ड पर्लहॉस लॉजिस्टिक ग्रोथ भी बोलते हैं, ठीक। तो हम लोग पहले ग्रोथ मॉडल देखेंगे। हम लोग देखते हैं क्या, हम लोग देखते हैं कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन का ग्रोथ होता है वो बिना लगाम का ग्रोथ हो रहा है, यानी काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है, जिसके कारण हम लोग देख रहे हैं कि प्रॉब्लम भी बहुत सारे हो रहे हैं हमारे देश में, जैसे खाने की कमी, रहने की कमी हो रही है, ठीक। तो हम लोग ये जानने के लिए इच्छुक है क्या नेचर में सभी एनिमल में इसी तरह ग्रोथ होता है, बिना लगाम का ग्रोथ होता है, या उनमें कुछ लगाम देखने को मिलता है, यानी कुछ रेस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। तो दो तरह के ग्रोथ देखते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ, ठीक। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तब होगा जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो, फूड या रिसोर्सेज का मतलब कि फूड और हैबिट स्पेस जो है वो मतलब सॉरी लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड, यानी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ केवल तब होगा जब रिसोर्सेज का मतलब फूड और स्पेस एवेबिलिटी क्या हो, अनलिमिटेड हो, यानी काफ़ी भर भर के हो, यानी काफ़ी हैवी अमाउंट में हो, ठीक, यानी उसकी कोई कमी ना हो। तो रिसोर्सेज और फूड स्पेस एवेबिलिटी जो होता है जब अनलिमिटेड होता है तो उस केस में जो ग्रोथ होता है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। और इस केस में प्रत्येक स्पेसीज जो होते हैं अपने पूरी क्षमता के साथ अपने संख्या को बढ़ाते हैं, क्योंकि रिसोर्स की तो कोई कमी नहीं है। तो रिसोर्स की जब कमी नहीं है, रिसोर्स का कमी होता है तब तो एक होता है कि हाँ कि जो रिसोर्स लिया वो सर्वाइव किया, बाकी सब मर जाए। रिसोर्स की कमी ही नहीं है तो जितने भी ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे सब के सब सर्वाइव कर जाएंगे, कोई भी इनमें से डेथ किसी का भी नहीं हो पाएगा। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब होता है, जब फूड और स्पेस एवेबिलिटी अनलिमिटेड हो, ठीक। और यहाँ पर ग्रोथ जो होता है ज्योमेट्रिक फैशन में, जैसे 2, 2 से 4, 4 से 16, 16 से 16 से अगर बात करें तो 16 × 16 इस तरह से होता है। यदि पॉपुलेशन साइज n है और बर्थ रेट जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी से, डेथ रेट डी से, बर्थ रेट क्या हो गया, पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति कितने लोग का जन्म हुआ, डेथ रेट प्रति व्यक्ति कितने लोग का डेथ हुआ। तो उस केस में जो चेंजेज होगा यानी इंक्रीज और डिक्रीज इन एन, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी में जो चेंजेज होगा वो क्या हो जाएगा, dn/dt इज इक्वल्स टू b - d × n, जहाँ n क्या होगा, इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी होगा। आ रहा बात समझना, b - d, b क्या होगा, बर्थ रेट, d क्या होगा, डेथ रेट। b - d को ही हम लोग r से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीजेस भी बोलते हैं। तो dn/dt इस तरह से r × n आ जाएगा, ठीक। r इन दिस इक्वेशन, r को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीजेस। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि किसी भी पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर बायोटिक और एबायोटिक इम्पैक्ट को जानने के लिए कि वहाँ उस पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर बायोटिक है, एबायोटिक इम्पैक्ट कैसा है, तो उसके प्रभाव को जानने के लिए काफ़ी ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है।
यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं टू गिव यू सम आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वैल्यू। हम लोग आर वैल्यू के मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ आइडिया देख सकते हैं। जैसे कि नॉर्वे का रेट जो है उसका जो पॉपुलेशन जो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीजेज है वो 0.015 है। फ्लोर बीटल का 0.12 है। 1981 में अगर आर वैल्यू बात करें ह्यूमन पॉपुलेशन का तो वो था 0.0205। ठीक, इसी प्रकार से हमसे पूछा है कि अभी का बताइए कि इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीजेस क्या होगा। तो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीजेस निकालने के लिए क्या चाहिए, बी माइनस डी यानी बर्थ रेट और डेथ रेट चाहिए। ठीक, तो बर्थ रेट काउंट करेंगे और डेथ रेट काउंट करेंगे, बर्थ रेट और डेथ रेट निकालेंगे, उसके बाद इसको बर्थ रेट से डेथ रेट को माइनस कर देंगे, वही आ जाएगा इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीजेस। ठीक, तो बी माइनस डी से हम लोग फाइंड करते हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है। ठीक, अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल या जियोमेट्रिक जो ग्रोथ होता है, ठीक है, तो उसमें जो ग्राफ बनता है वो जे शेप का कर्व होता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख भी सकते हैं कि जो कर्व है पहला वाले में वो जे शेप का कर्व है और इसका फॉर्मूला क्या है, डी एन बाई डी टी इक्वल्स टू आर एन। ठीक, तो ये जे शेप का कर्व बनता है और जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास जो हमारे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का इक्वेशन आता है, जब डी एन बाई डी टी को जब हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं तो फॉर्मूला सा एन टी इज इक्वल्स टू एन नॉट ई टू द पावर आर टी। एन टी इज इक्वल्स टू एन नॉट ई टू द पावर आर टी। एन टी क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी। एन टी क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी। एन नॉट क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0। और आर क्या होता है, आर जो होता है वो होता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीजेज। और ई जो होता है वो क्या होता है, ई जो होता है बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम होता है। क्या होता है, ई बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम होता है जो कि 2.71 होता है। क्या होता है, 2.71 होता है। ठीक, 2.71 होता है। बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम जो होता है वो 2.71 हो जाता है। ठीक, तो उसके बाद फिर हम लोग क्या देखते हैं कि कोई भी स्पेसीज जब अगर एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करेगा, अनलिमिटेड